ओके, तो लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ लिया था बताइए? लास्ट लेक्चर में अपन ने अब तक वेव के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ वेव्स पढ़ ली, और उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने आपको पढ़ा दिए। रिवाइज करते हैं उसको। वेव के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ वेव्स पढ़ ली, उसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ा था? इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लिए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ा? प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स, प्रोग्रेसिव वेव की प्रॉपर्टीज पढ़ ली। नेक्स्ट क्या पढ़ा? मोर इंपॉर्टेंट टर्म्स, इसी में कवर कर लेंगे अपन। उसके बाद अपन ने इक्वेशन ऑफ SHPW, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन अपन ने लिखा। ठीक, तो सबसे पहले मुझे बताओ वेव होती क्या है, किसको बोलते हैं वेव? बोलो। इट्स अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। क्या होता है? इट्स अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। और बेसिकली अगर इसको डिफाइन करेंगे हम लोग तो कैसा बोलेंगे? इट्स अ डिस्टर्बेंस प्रोपगेटिंग इन स्पेस विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर विद ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होगा लेकिन मैटर ट्रांसफर नहीं होगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेव अपन ने क्या कर दिया? अलग अलग बेसिस के हिसाब से पढ़ा। अगर अपन क्या कर देंगे, बेसिस रखेंगे नेसेसिटी ऑफ अ मीडियम, तो दो टाइप की वेव्स आएंगी। कौन कौन सा? मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव कौन सी होगी? जिसको मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड है प्रोपगेट करने के लिए। नॉन मैकेनिकल वेव मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। एनर्जी प्रोपगेशन के बेसिस पे प्रोग्रेसिव वेव, स्टेशनरी वेव। प्रोग्रेसिव वेव जो प्रोग्रेस करती रहती है, एक डायरेक्शन में आगे बढ़ती रहेगी। स्टेशनरी वेव जिसकी एनर्जी एक पर्टिकुलर रीजन में कन्फाइंड होगी। अजान होने दो। ठीक है, तो अपन टाइप्स ऑफ वेव पढ़ रहे थे और टाइप्स ऑफ वेव में अपन ने देखा मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, प्रोग्रेसिव वेव, स्टेशनरी वेव। और अगर अपन क्या करेंगे,
एक और बेसिस लेंगे, कौन सा बेसिस था, तीसरा बेसिस क्या था कि अगर हम लोग क्या कर लेते हैं, पार्टिकल के वाइब्रेशन को देख लेंगे। तो दो टाइप की वेव आएगी, कौन कौन सी, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडनल वेव। अगर परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन में वाइब्रेट कर रहे हैं तो ट्रांसवर्स, और पैरेलल कर रहे हैं तो लॉन्जिट्यूडनल। उसके बाद और क्या पढ़ा था, नेक्स्ट बोलो, डायमेंशन 1D 2D और 3D वेव, ठीक है, ये भी आपको पढ़ा चुका हूं मैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स में एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। कौन सा पार्टिकल है ये, कौन से पार्टिकल की बात कर रहे हैं, मीडियम के पार्टिकल की बात कर रहे हैं। अगर मीडियम से वेव ट्रैवल कर रही है तो मीडियम के पार्टिकल क्या करेंगे, सब के सब ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे। तो वो एक पर्टिकुलर पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। जो एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड होगा, हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड वही होने वाला है, अलग अलग एम्पलीट्यूड नहीं होगा, ठीक है। चलो भाई, ये अपने को समझ में आता है। आगे क्या है, आगे जो है ये प्रोग्रेसिव वेव की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखेंगे। आगे जाकर के जब मैं स्टेशनरी पढ़ाऊंगा तो वहां कहानी बदलेगी, ठीक है। आज स्टेशनरी की नींव डाल देंगे लेक्चर में पर, ठीक है। अब जो है उसके बाद लैम्बडा, लैम्बडा क्या होता है, वेवलेंथ डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव पार्टिकल्स विच आर इन द सेम फेज, ठीक है, या डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और टू ट्रफ्स, ये भी बोल सकते हो। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म बाय द पार्टिकल इन 1 सेकेंड। उसके बाद वेव फंक्शन क्या होता है, इट्स अ मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय अ वेव। एक वेव ने जो डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है उसका मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन क्या है, वेव फंक्शन है। हमारे केस में जो वेव ऑन अ स्ट्रिंग है उसमें वेव फंक्शन कौन है, डिस्प्लेसमेंट, जो फंक्शन है एक्स कोऑर्डिनेट और टाइम का, समझ आया, ठीक है। उसके बाद वेव फ्रंट, वेव फ्रंट क्या होता है, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच हैव द सेम फेज, समझे, यानी वो पॉइंट्स का कलेक्शन जहां तक वेव एक साथ पहुंची है उन सबको क्या बोलेंगे आप लोग, वेव फ्रंट बोलेंगे, उनको मिला देंगे। तो वेव पल्स एक शॉर्ट वेव, वेव ट्रेन सीरीज ऑफ शॉर्ट वेव, ठीक, ये बता दिया था मैंने। उसके बाद प्रोग्रेसिव वेव की प्रॉपर्टीज क्या है, हर पार्टिकल क्या करेगा, SHM परफॉर्म करेगा, तो इसको बोलेंगे प्लेन प्रोग्रेसिव वेव या फिर सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, ये बोलेंगे। जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं उनकी मीन पे वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और एक्सट्रीम पे क्या होगा, जीरो वेलोसिटी होगा, और मोमेंटरीली वो क्या होगा, वहीं पे रेस्ट पे आएगा, एक्सट्रीम पे। डिफरेंट, हर एक पार्टिकल का, कॉन्सेक्यूटिव पार्टिकल का जो फेज होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग अलग फेज होगा। ये पहले ही बता चुका हूं मैं, ट्रांसवर्स लॉन्जिट्यूडनल के बारे में कल चर्चा हो गई थी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ SHPW, इसका पूरा लॉजिक समझाया मैंने, कहां से आया, क्या आया, और बुक में अगर kx माइनस ओमेगा टी लिखा हुआ है तो अलग नहीं है, वो क्या कर रहा है, हमने इक्वेशन कहां से स्टार्ट किया था बताओ, y इज इक्वल टू क्या लिखा था, a साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा। तो आपकी बुक बस ये लिख रही है y इज इक्वल टू a साइन डेल्टा माइनस ओमेगा टी, डिफरेंस ही लेना है ना, फेस का डिफरेंस, एंगल का डिफरेंस लेना है। तो डेल्टा माइनस ओमेगा टी लिख दिया, फिर डेल्टा की जगह क्या आ जाएगा, 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा, और 2 पाई बाय लैम्बडा क्या होता है, k, तो kx माइनस ओमेगा टी, वो भी सही है, ये भी सही है, कॉस के टर्म में भी सही है, या नेगेटिव साइन आ जाएगा तो भी सही है। हर एक बुक का, हर एक टीचर का अपना कन्वेंशन होता है, समझ आ गया। जो जैसे इक्वेशन को लेकर यूज करेगा वैसे आपके आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी अगर आप इक्वेशन लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया हुआ है जो मैंने लिखा हुआ है, ओमेगा टी माइनस के एक्स करके दिया हुआ है, ठीक है ना। हमारी बुक में अगर के एक्स माइनस ओमेगा टी है तो वो गलत नहीं है, वैसे भी लिखा जा सकता है उसको, ठीक, क्लियर हो गया। चलो, तो यहाँ पर ऐसे अपन ने क्या कर लिया, इसको लिखा, अलग अलग इसके फॉर्मेट्स कल बता दिए थे मैंने। ये आप अगर बाय हार्ट कर लें तो ज़्यादा बेटर है, आपका टाइम बच जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में। बाय हार्ट अगर नहीं हो रहा तो एटलीस्ट ये सॉल्व करना आना चाहिए, ऑन दी स्पॉट आपको बनाने आना चाहिए कि इक्वेशन को कैसे बनाया है मैंने। फिर से बता देता हूँ, ये तो मैंने कल लिखना सिखा दिया था, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा को क्या लिखोगे, 2 पाई टी, 2 पाई बाय कैपिटल टी, ये क्या होगा 2 पाई बाय लैम्बडा, 2 पाई को कॉमन लिया, टी बाई टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा, 1 बाई टी क्या होता है, n होता है, लैम्बडा को डिनोमिनेटर से कॉमन लिया तो वी टी माइनस एक्स हो गया। क्लियर हो गया। तो अलग अलग आपको फॉर्मेट्स इसके याद रखने हैं, याद कर लोगे तो बेहतर है, नहीं याद है तो एटलीस्ट ये सॉल्व करने आपको आ जाए, ठीक है, क्लियर हो गया। आज का मुद्दा क्या है, आज अपन नया क्या पढ़ने वाले हैं, आइए मैं आपको समझाता हूं। आज जो है मैं आपको एक जनरल इक्वेशन पढ़ाऊंगा SHPW का। कल अगर आपने लेक्चर में ध्यान दिया होगा तो आपको ये पता लग गया होगा उसमें कि हमने क्या कर दिया था, जो पार्टिकल लिया था वो पार्टिकल को हमने ओरिजिन पे माना था। हम ये मान रहे थे कि यहां पर हमारा जो O वाला पार्टिकल है वो बेसिकली ओरिजिन पे है और यही इसका मेन पोजीशन है। हमने ये मान लिया था कि आपका जो O वाला पार्टिकल है वो मेन पोजीशन से ऑसिलेट करना शुरू करता है। लेकिन क्या ऐसा जरूरी है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर इसका पाथ ये है तो एक पाथ में कोई भी पॉइंट से ऑसिलेट करना शुरू कर सकता है।
समझ आ गया? तो हमने तो एक अजम्पशन लिया था कल कि हमारा जो पार्टिकल O पे रखा हुआ है वो क्या कर रहा है, मीन पोजीशन से ऑसिलेट करना शुरू कर रहा है। इसी वजह से हमने एक इक्वेशन कल लिखी, क्या इक्वेशन लिखी, y इज अ फंक्शन ऑफ x, t इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस kx, ये अपन ने लिखा था। लेकिन अपन ने क्या किया, अपन ने ये फाई नॉट को जीरो मान लिया था, कल जीरो मान लिया था। क्यों? फाई नॉट क्या है, इनिशियल फेज है, शुरुआत में पार्टिकल कहां पे था इसकी इंफॉर्मेशन कौन देता है, ये इनिशियल फेज देता है, एपॉक देता है। समझ आ गया? कल अपन ने इसको जीरो मान लिया था, तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपका SHPW है उसका ये क्या है, जनरल इक्वेशन है। सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का जनरल इक्वेशन क्या होता है, y x, t इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई नॉट। समझ आया? क्लियर है? तो ये क्या चीज है, ये आपका है जनरल इक्वेशन ऑफ SHPW, ये जनरल इक्वेशन है। क्या जरूरी है कि पार्टिकल मीन से ही स्टार्ट करेगा? नहीं, इस वजह से अपने को फाई नॉट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब एक एक चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, चलिए भाई देखिए, तो यहां पर मैं फिर से लिख देता हूं इक्वेशन, y x, t इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई नॉट। ठीक है, अब ये प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें जो है ये क्या है, ये आपका है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल इन y डायरेक्शन, क्योंकि मैंने y डायरेक्शन माना है। ये y आपको क्या देता है, ये y आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। किसका डिस्प्लेसमेंट देता है, ऑसिलेटिंग पार्टिकल का देता है। कौन सा पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, मीडियम का पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। मीडियम हमारा कल क्या था, रस्सी, तो रस्सी का पार्टिकल क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो y डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है एट टाइम t, ये y आपको देगा। ठीक है, a इसमें क्या है, a इसमें एम्पलीट्यूड है, a क्या है, एम्पलीट्यूड है। इसमें ये क्या है, ये जो चीज है ना, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फेज। यहीं से शुरू करने वाला हूं आज मैं। ये वाला पार्ट जो अभी मैं आपको कराने जा रहा हूं, ये भी आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये आपको एक्स्ट्रा कराना पड़ेगा मुझे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को मिस आउट किया है आपकी टेक्स्ट बुक ने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो ये क्या है, आपका पूरा फेज है। इसमें ओमेगा क्या है, ओमेगा है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। समझ आ रहा है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यों बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी क्यों नहीं बोलते, ये आपको मैंने SHM में बताया था। ठीक है, उसके बाद T तो क्या है, अपना टाइम है। K क्या है, प्रोपगेशन कांस्टेंट है। X क्या है, X कोऑर्डिनेट है। फाई नॉट क्या है, फाई नॉट आपका इपॉक है। इपॉक या फिर क्या, इनिशियल फेज है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? कि आपका फाई नॉट क्या है, फाई नॉट आपका इनिशियल फेज है, इपॉक बोलते हैं इसको। ये आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है कि शुरुआत में पार्टिकल कहां पर था, पार्टिकल ने कहां से शुरू किया अपना ऑसिलेशन। समझ आया? क्लियर है? तो ये इक्वेशन में, जनरल इक्वेशन में ये अलग अलग चीजों का ये मतलब होता है। क्लियर हो गया? अपनी बुक में लिखो उसको जल्दी से। ये प्लस या माइनस ओमेगा टी हो सकता है और ये प्लस या माइनस फाई नॉट हो सकता है। ठीक है, फेज में आगे पीछे जैसे होगा उस हिसाब से अपन लिखेंगे। हो गया? ठीक, चलो, तो ये अपन ने कर लिया। तो बच्चों आज सबसे पहला टॉपिक क्या है, ये तो मैंने आपको कल का रिवीजन करा दिया और आपको जनरल इक्वेशन बता दिया। ठीक है,
आज अपना टॉपिक क्या है, आज का मुद्दा है जहां से अपन शुरू करेंगे वो है फेज एंड फेज डिफरेंस। क्या मुद्दा आज का? फेज एंड फेज डिफरेंस, ये अपना मुद्दा है। ठीक है, ये चीज आपकी टेक्स्ट बुक नहीं समझा रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हुआ है। तो फेज एंड फेज डिफरेंस, ठीक है, तो फेज एंड फेज डिफरेंस इसको अपन समझेंगे। फेज के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं मैं बहुत डिटेल में। फेज क्या होता है? फेज क्या होता है? एंगल होता है जो क्या डिस्क्राइब करता है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है और उस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है। एसएचएम में पढ़ाया है मैंने, प्रूफ के साथ सब मौजूद है यूट्यूब पे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बेसिकली इतना डिटेल में पढ़ाया है मैंने, वो रेफरेंस सर्कल मेथड में जो फेजर डायग्राम्स था, आपको पूरे यूट्यूब पे इतना डिटेल लेक्चर नहीं मिलेगा, इतना डिटेल में पढ़ाया हूँ मैंने उसको, एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया हूँ उसमें मैंने। ठीक है, तो ये जो है फेस के बारे में अभी इतना तो एटलीस्ट याद होगा कि ये क्या होता है, एंगल होता है। मैं पहले भी लेक्चर में बोल चुका हूं, अगर आप बिना एसएचएम पढ़े वेव्स पढ़ रहे हैं तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आएगा बहुत सारा पार्ट इसमें। पहले एसएचएम पढ़ना है आपको। ठीक, चलो, तो फेज अभी क्या है मैं आपको ये बताता हूं यहां पर कि अपन क्या करेंगे। कल एक फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होगा, 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। ये फॉर्मूला बता दिया था, आज मैं आपको डिराइव कराता हूं फॉर्मूला कहां से आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो। देखिए, तो मुझे एक चीज पता है कि लेट अस कंसिडर कि हमने क्या कर दिया, एक वेव को कंसिडर किया। कौन सी वेव? y इज इक्वल्स टू a sin ωt माइनस kx प्लस फाई नॉट, इसको मैंने कंसिडर कर लिया। समझ आ रहा है? ठीक है, अब समझो जरा, ये मेरे पास ऐसा है, यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं फेज, फेज को मैं फाई बोलता हूं, तो बताओ फेज यहां पर क्या है मेरा? फेज क्या है बताओ जरा? ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। तो मेरा फेज क्या है? ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस क्या है मेरा? फाई नॉट। ये मेरा फेज है। बात समझ में आ रही है? तो ये मेरा क्या है? फेज है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, अब मैं ये देखना चाहता हूं कि जो मेरा फेज है वो कौन कौन सी क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर मुझे एक बात देख करके समझ में आ रही है कि जो मेरा फेज है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है और साथ साथ में एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है। फाई नॉट तो कांस्टेंट है ना? तो यहां पर बेसिकली मुझे समझ में आता है कि फाई डिपेंड्स ऑन टी एंड एक्स, है ना? टी और एक्स पे क्या करता है? वो डिपेंड करता है। ये अपने को बात समझ में आ रही है। तो ये कैसे डिपेंडेंसी रखता है वो मैं निकालना चाह रहा हूं अभी। ठीक है, क्लियर हो गया? यानी ये टाइम के साथ में कैसे वेरी करेगा, एक्स के साथ में कैसे वेरी करेगा, वो मुझे निकालना है। तो अभी आइए मैं उसको आपको समझाता हूं। ठीक है, तो ये तो हमको समझ में आ रहा है। ठीक, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा यहां पर फेज चेंज विथ टाइम, कि टाइम के साथ में आपका फेज के बदलने की रफ्तार क्या है, मैं निकालना चाहता हूं कि टाइम के साथ में फेज कैसे बदल रहा है। तो फेज मेरे पास क्या है बताओ जरा? फेज मेरे पास है ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। तो बेसिकली मैं निकालना क्या चाहता हूं कि फेज में किस रफ्तार से चेंज आ रहा है। तो अगर किस रफ्तार से चेंज आ रहा है ये निकालना है, तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग, टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना चाहता हूं ना, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा? टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी फाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू ओमेगा, और डी का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 विद रिस्पेक्ट टू टी। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, क्योंकि जब मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मैं एक्स कोऑर्डिनेट और फाई नॉट को कांस्टेंट मान रहा हूं। फाई नॉट तो कांस्टेंट है ही है, तो यहां पर तो एक्स कोऑर्डिनेट मेरा क्या है? कांस्टेंट है। तो यहां पर मैं बोलूंगा देयरफॉर डी फाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ओमेगा। ठीक है, अब ये तो बहुत छोटे इंटरवल के लिए आया, मैं अगर थोड़ा सा बड़ा इंटरवल लूंगा तो डी की जगह बताओ क्या हो जाएगा? डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ओमेगा डेल्टा टी। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 2π/t, और ये क्या होगा? डेल्टा टी, और ये क्या है? डेल्टा फाई। फाई क्या था बताओ जरा? फाई तो मेरा फेज था, तो डेल्टा फाई क्या होगा? चेंज इन फेज। चेंज इन फेज मतलब फेज डिफरेंस, इसी को बोलते हैं फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस का एक फॉर्मूला तो कल बताया था, आज एक दूसरा फॉर्मूला बता रहा हूं इन टर्म्स ऑफ टाइम। कल पार्ट डिफरेंस के टर्म में बताया था, आज टाइम डिफरेंस के टर्म्स में बता रहा हूं। ठीक है ना? तो टाइम डिफरेंस के टर्म में क्या फॉर्मूला है? डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π/t इंटू डेल्टा टी। क्लियर हो गया? तो देयरफॉर अपने पास यहां पर एक फॉर्मूला आ गया। क्या है? इकाई का फॉर्मूला है, ये फेज डिफरेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, क्लियर हो गया? इन टर्म्स ऑफ टाइम डिफरेंस। अब सेकेंड फॉर्मूला क्या आपने को डिराइव करना है? फेज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस। तो फेज दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक टी और एक एक्स। टी के हिसाब से डिफरेंशिएट करके ये आ गया। अब क्या करना पड़ेगा?
एक्स के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और टाइम को कांस्टेंट मानेंगे। बात समझ में आ रही, क्लियर है? तो ये सॉल्व करो, उसके बाद दूसरा बता देता हूं। दूसरा खुद से कर सकते हो क्या? करके बताओ क्या आता है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फेज डिफरेंस विथ एक्स या फेज चेंज विथ एक्स। तो फेज चेंज मतलब अब अपन निकालना चाह रहे हैं कि भाई ये जो x कोऑर्डिनेट है इसके साथ में फेज कैसे चेंज हो रहा है। मतलब x डायरेक्शन में आप चलते जाओ तो फेज में कैसा चेंज आते जाता है। पहले क्या निकाल रहे थे? टाइम के हिसाब से फेज में क्या चेंज आ रहा है। अब क्या निकाल रहे हैं? x डायरेक्शन में चलने पर फेज में कैसा चेंज आ रहा है। x डायरेक्शन में क्या चल रहे हैं? ऐसे चल रहे हैं और ये अपना क्या है? पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं। तो x डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाएंगे तो फेज में कैसा चेंज आते जा रहा है वो अपन देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो भाई कैसे निकालेंगे अभी बताओ। फेज क्या है? फाई क्या है बताओ। फाई है आपका, बोलो भाई फाई क्या है? ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। टाइम को क्या मानेंगे? कांस्टेंट मानेंगे। टाइम कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो डी फाई बाई डी डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो माइनस के हो जाएगा। समझ में आ गया? प्लस क्या हो जाएगा? फिर जीरो हो जाएगा। ठीक है, फाई नॉट का डेरिवेटिव जीरो, क्यों? क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? डी फाई बाई डी एक्स, ये डी फाई इज इक्वल्स टू माइनस के डी एक्स हो जाएगा। इंटरवल थोड़ा सा अगर बढ़ा ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू माइनस के डेल्टा एक्स हो जाएगा। समझ आता है? अभी के क्या है? 2 पाई बाय लैम्बडा। कल बताया था मैंने ये प्रोपगेशन कांस्टेंट। तो 2 पाई बाय लैम्बडा, दिस इंप्लाइज डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू माइनस 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू डेल्टा एक्स। यही फॉर्मूला था, लेकिन एक चीज उसमें नहीं आ रही थी। यही फॉर्मूला था ना, डेल्टा फाई फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू, है ना, फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू माइनस 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू डेल्टा एक्स था। माइनस नहीं आ रहा था। ये माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है इसके अंदर? माइनस क्यों आ रहा है? हमको तो बेसिकली एंगल का डिफरेंस चाहिए होता है तो हम माइनस को कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन फॉर्मूले में तो माइनस आ रहा है ना। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? माइनस का मतलब ये होता है कि जैसे आप क्या करते जाएंगे, जैसे जैसे आप ओरिजिन से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे क्या होते जाएगा, यहां पर जो फेज डिफरेंस है वो बढ़ता चले जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? जैसे जैसे आप क्या करेंगे, इससे दूर होते जाएंगे तो फेज डिफरेंस क्या होगा? बढ़ता चले जाएगा। समझ में आ गया? यानी ये पार्टिकल में और ये पार्टिकल में फेज डिफरेंस क्या होगा? ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ये पार्टिकल और ये पार्टिकल में फेज डिफरेंस और ज्यादा होगा। ये पार्टिकल और ये पार्टिकल में फेज डिफरेंस और ज्यादा होगा। तो नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करती है कि जैसे जैसे आप क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे फेज डिफरेंस भी बढ़ता चले जाएगा। ये इंडिकेट करता है वो। समझ आ गया? वरना अपने को क्या करना है? उसके मैग्नीट्यूड से लेना देना है। तो डेल्टा फाई यानी फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू डेल्टा एक्स आएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? कॉपी कर लो फटाफट से।
हो गया कॉपी? क्लियर? चलो तो आज अपन ने क्या सीखा बताओ? आज अपन ने सीखा कि अपना जो फेज होता है वो दो चीजों के हिसाब से वेरी करेगा, एक तो एक्स कोऑर्डिनेट के हिसाब से, दूसरा टाइम के हिसाब से, ठीक है? और वो किस रफ्तार से वेरी करेगा वो भी मैंने निकाल दिया। क्या फॉर्मूला है बताओ जरा? फेज डिफरेंस के दो फॉर्मूले सीखे आपने। टाइम के हिसाब से कैसे वेरी करेगा बोलो? डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू डेल्टा टी। समझ में आ गया? यानी क्या फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी इंटू टाइम डिफरेंस। समझ में आ गया? और यहां पर दूसरा फॉर्मूला क्या आया बोलो? डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू पार्ट डिफरेंस। समझ में आ गया? दोनों फॉर्मूले आपको बाय हार्ट करने हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्लियर हो गया? अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद ये पार्ट जो भी मैं कराने जा रहा हूं ये भी स्टेट बोर्ड में मिसिंग है, ठीक है? लेकिन एंट्रेंस में लगेगा, सवाल आएंगे इसके ऊपर, ठीक है? बता रहा हूं अभी क्या है, ध्यान सुनो। IIT 2005 में सवाल आया था, अभी मैं कराऊंगा सवाल आपको, ठीक है? अगर ये वाला पार्ट नहीं कराऊंगा तो वहां फंसोगे, ठीक है? क्लियर हो गया? चलिए इसको देखते हैं। तो अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनिए। यहां तक सबको क्लियर हो गया? कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें, ठीक? अब जो है हम लोग पढ़ेंगे पार्टिकल वेलोसिटी एंड पार्टिकल एक्सेलरेशन। एक बात को यहां पर समझना है कि यहां पर दो वेलोसिटीज हैं, एक वेव की वेलोसिटी और एक पार्टिकल की वेलोसिटी। कौन सा पार्टिकल? ऑसिलेट करता हुआ पार्टिकल। वेव की वेलोसिटी क्या है? वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बताओ जरा? वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? एन लैम्बडा, या फिर लैम्बडा बाय कैपिटल टी, या फिर ओमेगा बाय के। डिराइव कराया था कल मैंने, ये है ना? तो ये वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला है। वेव की वेलोसिटी का मतलब क्या है कि जो डिस्टर्बेंस क्रिएट किया ना, वो डिस्टर्बेंस कितनी तेजी से फैल रहा है, कितनी तेजी से आगे जा रहा है। वेव इज इक्विवेलेंट टू हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में अफवाह। वेव एक अफवाह के जैसी होती है। एक अफवाह क्रिएट की गई और वो क्या होती है? फैलना शुरू हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया और वो फैलना शुरू हो जाता है। समझ आ रहा है? तो वो अफवाह कितनी तेजी से फैल रही है, ये क्या है? अफवाह की वेलोसिटी। समझ आ गया? बिल्कुल वैसे ही डिस्टर्बेंस कितनी तेजी से फैल रहा है, ये क्या है? वेव की वेलोसिटी। समझ आया? क्लियर हो गया? तो ये ऐसा है। तो वेव बिल्कुल अफवाह के जैसा होता है, जैसे फैलता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करो, अफवाह फैल जाती है ना, ठीक है? बिल्कुल वैसे ही वेव फैल जाती है, ठीक है? चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे नेक्स्ट पार्ट, इसको समझिए। नेक्स्ट पार्ट इसमें ये होगा अभी कि हम लोग अभी पढ़ेंगे पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अभी कौन सा पार्टिकल, ये समझना पड़ेगा। कौन सा पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है? मीडियम का पार्टिकल। समझ में आ गया? आप बोलेंगे सर वेव वेलोसिटी तो आपने निकाल दी, तो वेव एक्सेलरेशन भी निकालते हैं? नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वेव की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। समझ आ गया? तो यहां पर दो वेलोसिटीज हैं, एक वेव की वेलोसिटी और एक ऑसिलेटिंग पार्टिकल की वेलोसिटी। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, इसी वजह से VW लिखा था मैंने। समझ आ गया? वेव की वेलोसिटी समझने के लिए। क्लियर हो गया? तो दो वेलोसिटीज आ गई, एक वेव की वेलोसिटी, दूसरा पार्टिकल की वेलोसिटी। मैं अभी क्या डिस्कस करने जा रहा हूं? पार्टिकल की वेलोसिटी। क्या हम वेव की वेलोसिटी डिस्कस कर चुके? हाँ कर चुके। समझ आया? क्लियर हो गया? तो अब हम पार्टिकल की वेलोसिटी डिस्कस करेंगे, उसका एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे। कौन सा पार्टिकल? ऑसिलेटिंग पार्टिकल, जो मीडियम का पार्टिकल है। ठीक, क्लियर हो गया? अब आइए कैसे निकालेंगे इसकी वेलोसिटी। तो पार्टिकल की वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? बोलो भाई, वेलोसिटी मिलेगी ना। तो यहां पर लेट कोई पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। कोई पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये दिया गया है। समझ आ गया? ये डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। अब अगर मैं क्या करता हूं, ध्यान से सुनना, ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये y क्या बताता है इसके अंदर? डिस्प्लेसमेंट ऑफ दी ऑसिलेटिंग पार्टिकल लिखा है अभी मैंने, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दी ऑसिलेटिंग पार्टिकल। अगर डिस्प्लेसमेंट को अपन क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगी। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना? तो यहां पर क्या हो जाएगा बताओ जरा? dy बाय dt हो जाएगा। इसको vp बोल दूं मैं, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। यहां पर क्या हो जाएगा? a वैसे का वैसे ही कांस्टेंट है, sin ओमेगा t माइनस kx का डेरिवेटिव क्या होगा? cos ओमेगा t माइनस kx इनटू ओमेगा टी, है ना, कंपोजिट फंक्शन, तो उसका क्या होगा? ओमेगा। ये आता है ना, अभी बताऊंगा नहीं मैं ये, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? a, और ये क्या है? cos ओमेगा टी माइनस kx, और इनटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ओमेगा आएगा, क्योंकि kx क्या होगा? 0 होगा, x कांस्टेंट है इसमें। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? देयरफॉर vp क्या हो जाएगा बताओ जरा? a ओमेगा cos ओमेगा टी माइनस kx। समझ में आ गया? पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई।
समझे? क्लियर हो गया? तो ये आपके पार्टिकल की वेलोसिटी है। क्लियर होता है? अब इसमें क्या है, अब कुछ और चीजें देखो। इसमें क्या, मैं चाहता हूं मैं मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल निकालूं, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी। तो क्या करना पड़ेगा, वो जो इक्वेशन दिया गया है उसमें क्या कर दो, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है उसका मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दो, cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। कॉस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, +1। समझ में आ गया? तो मैं बोलूंगा ये हो जाएगा a ओमेगा और ये हो जाएगा 1। जब इसको 1 पुट करेंगे तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी बताओ जरा, a ओमेगा। समझ में आ गया? IIT 2005 में सवाल आया था इसी के ऊपर। समझ आया? क्लियर हो गया? अभी कराऊंगा मैं, ठीक है। सेकेंड, अब इसके बाद क्या है, ये जो मेरे पास पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई है, इसको मैं बोलूंगा a ओमेगा, और इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस π/2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बताओ जरा। साइन 90 प्लस थीटा तो क्या होता है, 90 आएगा तो बदलेगा, कॉस तो होगा। 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका कॉस क्या होता, साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव भी आ गया। साथ ही साथ मैं आपको ये बोल रहा हूं कि यहां पर अगर मैंने क्या कर दिया, 90 प्लस थीटा लिख दिया, तो इससे एक बहुत बड़ा फायदा हो गया मुझे। जरा अगर आप गौर से देखेंगे आपके डिस्प्लेसमेंट को, तो डिस्प्लेसमेंट को देखो क्या लिखा है मैंने, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा है मैंने, ये लिखा है y को। और पार्टिकल की वेलोसिटी देखो मैंने क्या लिखा है, a ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस π/2। तो अगर मैं आपसे पूछूं, एसी में पढ़ाया था मैंने, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, तो आप क्या बताओगे? वेलोसिटी लीड कर रही है या डिस्प्लेसमेंट लीड कर रहा है? कैसे लीडिंग लैगिंग देखते हैं, फेज देख करके। इसका फेज क्या है, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस π/2। इसका फेज क्या है, ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो उसमें π/2 एडेड है। तो आगे कौन चल रहा है, वेलोसिटी। पीछे कौन आ रहा है, आपका डिस्प्लेसमेंट। तो मैं बोलूंगा वीपी लीड्स y। समझ में आ गया, बाय π/2। या फिर क्या बोलोगे बताओ, दूसरा तरीका क्या है, y लैग्स, हाँ y लैग्स Vp बाय π/2। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो पार्टिकल वेलोसिटी के बारे में पूरी चर्चा ये हो चुकी है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वाली। अभी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस देखेंगे। मैं समझाता हूं कैसे करना है, पहले इसको कॉपी करो जल्दी से। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, तो ये अपने को समझ में आ रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है,
अब अपन ने देखो ये एक्सप्रेशन लिखा, ये अपन ने मान लिया, यहां पर क्या गायब है, फाई नॉट गायब है। क्या माना गया है, मतलब क्या है, पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है, मीन पोजीशन से। ये मतलब समझ में आ रहा है, ठीक। इसको डिफरेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी निकाल लिया। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको डिफरेंशिएट करूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये देखो अब कहानी कैसे बदलेगी, ठीक है। एक्सप्रेशन बताना मुझे बाद में काम आएगा ये, ठीक, देखो ध्यान से। तो अब मैं करूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि भाई जो हमारा यहाँ पर फेज है वो दोनों पे डिपेंड कर रहा है ना, ये डिस्प्लेसमेंट भी तो दोनों पे डिपेंड कर रहा है। वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, एक्स पे जाके देखो, इतने टाइम पे देखो, समझ आ गया, ये तो अपने को देखना पड़ता है ना। तो अपन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, एक्स करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बताओ जरा, डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करो ये क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू माइनस के हो जाएगा। ये समझा क्यों, क्योंकि अब कंपोजिट फंक्शन में ये तो जीरो हो गया, टाइम को कांस्टेंट मान लिया, तो के एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस के। समझ में आया, क्लियर हो गया। तो बताओ ये क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा आपका, माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स बनेगा। समझ में आया, इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो शुरू हो रही है, देखो ध्यान से। अब मुझे बताओ वेलोसिटी क्या आया था, वेलोसिटी क्या था, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है। तो यहां पर जो है इस चीज को समझो अभी कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मेरे पास है और ये भी मेरे पास है, इसको अपन 2 दे देते हैं और इसको अपन 1 दे देते हैं। अब मैं क्या करता हूं, मैं 2/1 करता हूं, ठीक है ना, 2 डिवाइडेड बाय 1 करता हूं। तो बताओ 2 क्या है, ये है वीपी, ये क्या आपके पास डी वाई बाय डी एक्स, और ये क्या है बताओ, वीपी क्या आया, वीपी है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय, बताइए क्या आया है, माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये पूरा टर्म गायब, खत्म, ये ए और ए खत्म, तो बचेगा क्या, माइनस ओमेगा बाय के, और ये वीपी और इनटू क्या हो जाएगा, ये डी वाई बाय डी एक्स। समझ में आ गया। ओमेगा बाय के क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द वेव। मैंने पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी को रिलेट कर दिया भाई, बहुत बड़ी चीज कर दी मैंने, समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो देयरफॉर क्या होता है, वीपी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस वी डब्ल्यू इंटू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है बताओ जरा। अगर मेरे पास कोई ऐसा कर्व है, वाई एक्स कर्व, कोई भी वाई एक्स कर्व है, इस तरीके से कोई भी एक कर्व है, तो पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मुझे स्लोप निकालना तो मैं क्या निकालूंगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये क्या है, वाई एक्स कर्व का स्लोप है, समझ में आ गया। तो वी डब्ल्यू और ये क्या है, स्लोप ऑफ वाई एक्स कर्व। अपना वाई क्या है, वाई में डिस्प्लेसमेंट, एक्स क्या है, एक्स का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेव का। तो इस तरीके से अपन ने पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी को रिलेट कर दिया। समझ आया, क्लियर है। ये भी आपके बुक से गायब है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज गायब है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। सबको समझा है, कॉपी कर लो उसको।
ये वाई एक्स कर्व क्या है, ये अपना जो वेव का कर्व है ना, इसमें ये क्या है y और ये क्या है x। ये टाइम भी ले सकते हो आप उसको इस डायरेक्शन में। तो यही इसी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप निकालना है, तो वही आपका क्या है dy/dx। समझे? ऐसा हो गया। तो पार्टिकल वेलोसिटी पे पूरी चर्चा खत्म हो गई। ठीक है, जितना रिक्वायर्ड था उतना मैंने आपको बता दिया। अब अपने को क्या करना है, पार्टिकल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो पार्टिकल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आइए पार्टिकल एक्सेलरेशन क्या होता है। अब पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, वो अपन ने निकाल लिया, मैक्सिमम वेलोसिटी भी निकाल लिया। क्या ये ऑसिलेशन में जो वेलोसिटी निकाला था वी मैक्सिमम उससे अलग है क्या? नहीं, सेम है ना, ए ओमेगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब अपन क्या निकालने जा रहे हैं, अब अपन निकालने जा रहे हैं पार्टिकल एक्सेलरेशन। क्या निकालने जा रहे हैं अपन? पार्टिकल एक्सेलरेशन। तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालते हैं। पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है बताओ जरा, क्या आया पार्टिकल वेलोसिटी? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आया। ठीक, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो dvp/dt विल गिव यू ap। क्या देगा? एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ये क्या होगा? ए ओमेगा, कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू ओमेगा। समझ में आ गया? विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहा हूं ना। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? देयरफॉर एपी क्या हो जाएगा? एपी हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये आपका एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आ गया। कहानी खत्म नहीं हुई है, इसको समझना पड़ेगा। ये a और ये साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, देखो क्या था? y था क्या? y क्या था? a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं ap इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y। ये भी इसका फॉर्मेट बन सकता है। समझे? क्लियर हो गया? अभी और कुछ है इसके अंदर, देखो ध्यान से। क्या मैं इसका मैक्सिमम वैल्यू लिख सकता हूं? पहले मुझे ये बताओ, एपी मैक्सिमम बताओ कैसे होगा, कैसे लिखूंगा मैक्सिमम? क्या करना पड़ेगा? साइन का मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दो। क्या है मैक्सिमम वैल्यू? 1। तो ये हो जाएगा एपी मैक्सिमम इज माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, मैग्नीट्यूड में सिर्फ ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं लिखना चाहता हूं यहां पर कि इसको देखो, अभी एपी को मैं क्या लिख रहा हूं? एपी को मैं लिख रहा हूं ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई। क्या कोई दिक्कत है इसमें? 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये मैंने साइन वहां पर लिया, लेकिन साइन का साइन ही रहेगा। देखो चेंज कर दिया मैंने उसको। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो यहां पर इसको ऐसे लिखा जा सकता, तो उल्टा गया मैं। समझ आ गया क्या बोल रहा हूं? 180 माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो वही तो लिखा है मैंने, उल्टा जा रहा हूं मैं उससे। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? इस तरीके से। तो यहां पर अब मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्प्लेसमेंट क्या था? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और मुझे वेलोसिटी भी बताओ क्या था? वो ए ओमेगा, और इसको भी ऐसे लिखा था अपन ने, साइन क्या लिखा था? ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस π/2, ऐसे लिखा था अपन ने। अब मुझे बताओ कौन कितना लीड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट से? वेलोसिटी तो π/2 से लीड कर रही है। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से कितना लीड कर रहा है? पाई से लीड कर रहा है। समझ में आ गया? मुझे ये बताओ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है? एक्सेलरेशन लीड कर रहा है। कितने से लीड कर रहा है? π/2 से लीड कर रहा है। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो यहां पर क्यों? क्योंकि यहां पर π/2 और यहां पर क्या है? पाई। पाई में से π/2 निकालेंगे तो π/2 बचेगा। समझ में आया? क्लियर है? तो अपन यहां पर क्या लिखेंगे? एपी लीड्स y बाय पाई, पाई से लीड कर रहा है। समझ में आ गया? एपी लीड्स वीपी बाय π/2। समझ में आ गया? क्लियर है? इसको याद रखने का एक ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया है, याद है? ऐसे बताया था मैंने कुछ, एक्स वी ए, इन दोनों के बीच में क्या है? π/2। इन दोनों के बीच में क्या है? π/2। और इन दोनों के बीच में क्या है? पाई। समझ में आया? क्लियर है? तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या है? π/2। इनके बीच में π/2, इनमें क्या है? पाई। क्लियर हो गया? समझ में आया? तो ये कॉपी कर लो फटाफट से।
हो गया? ठीक है, क्लियर? चलो भाई, तो अपन ने क्या किया, मीडियम के जो पार्टिकल हैं जो ऑसिलेट कर रहे हैं, वो ऑसिलेटिंग पार्टिकल की वेलोसिटी निकाली, उनका एक्सेलरेशन निकाला और अलग अलग चीजें उसको रिलेट भी कर लिया, फेज डिफरेंस भी देख लिया, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन जो है कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, आ जाओ। स्पीड के ऊपर ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है, तो फिर स्पीड ऑफ वेव पे और चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको 2-3 न्यूमेरिकल कराता हूँ। एंट्रेंस के बच्चों का एक अलग से सेशन होगा लास्ट में, चैप्टर कंप्लीट होगा, वो सिर्फ एंट्रेंस के बच्चों के लिए न्यूमेरिकल्स का सेशन होगा। अभी मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, अप्लाई करना सिखा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन है AIEEE 2004 का, 2004 में पूछा गया था AIEEE यानी जेईई मेंस। तो उसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, y = 10⁻⁻6 और sin 100t + 20x + π/4। ठीक है, ये अपने को दिया गया है। t इज इन सेकेंड, x इज इन मीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, वेव की स्पीड आपको निकालनी है। ठीक, सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मेट समझना है कि इतने सारे हमने क्या कर दिए थे, SHPW के फॉर्मेट्स लिखे थे, कौन से फॉर्मेट पे बैठ रहा है, कौन सा फॉर्मेट है, y = a sin ωt + kx + φ0। समझ में आ गया? तो जनरल फॉर्मेट बताओ, y = क्या होगा, a sin ωt + kx + क्या हो जाएगा, φ0। vw का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ द वेव इज ω/k, है ना। तो v यहां पर w क्या होता है, ω/k। ओमेगा क्या है बताओ जरा, 100, k का वैल्यू क्या है 20, बताओ जल्दी से क्या होगा, 100/20 कितना होगा, 5 मीटर/सेकेंड। डन, क्लियर, समझ में आ गया? तो अगर ये आपको नहीं याद है तो ये सवाल डिफिकल्ट है, प्रॉपर्ली याद करके जाओ तो कुछ है ही नहीं सवाल में। ठीक है ना, चलो भाई कॉपी कर लो उसको फटाफट से। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिखो आप लोग, IIT 2005 का सवाल है ये। ए हार्मोनिकली मूविंग ट्रांसवर्स वेव, ए हार्मोनिकली मूविंग ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग। हार्मोनिकली मतलब क्या, इसे क्या कंक्लूड किए आप लोग, या तो साइन वेव है या तो कॉस वेव है, ये मतलब है हार्मोनिक फंक्शंस का। तो हार्मोनिकली मूविंग ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग has a maximum particle velocity and acceleration of, has a maximum particle velocity and acceleration of 3 meter per second and 90 meter per second square respectively। Vmax और Amax क्या दिया हुआ है, 3 meter per second and 90 meter per second square respectively। Velocity of the wave is 20 meter per second। Velocity of the wave is 20 meter per second। Find the waveform। Find the waveform। Waveform फॉर्म करने का क्या मतलब है, waveform फाइंड करने का क्या मतलब है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है।
इक्वेशन मिल जाएगी तो पता लग जाएगा साइन है कॉस है क्या है, इक्वेशन फाइंड आउट करो। जनरल इक्वेशन क्या है तुम बताओ मुझे, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब माइनस के एक्स आएगा या प्लस के एक्स आएगा, जनरल तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, कि k के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो k का वैल्यू निकालो, उस हिसाब से पुट करो, माइनस आएगा कि प्लस आएगा। इनिशियल फेज के बारे में कोई चर्चा है नहीं है, तो जीरो मानना है, मान लेंगे कि वो मेन पोजीशन से स्टार्ट किया उसने। क्लियर हो गया? चलो लिख के बताओ, इक्वेशन लिख के बताओ फटाफट से। ठीक है, प्लस के एक्स आएगा, क्यों? के का वैल्यू पॉजिटिव है। समझ आया? क्लियर हो? कितना आया? 1.5। समझा क्या किया मैंने वी मैक्सिमम का फॉर्मूला लिखा ए ओमेगा, ए मैक्सिमम का फॉर्मूला लिखा ए ओमेगा स्क्वायर। ऑसिलेशन में जो पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी एक्सेलरेशन था वही है, ये अलग तो है नहीं। ठीक है ना, दोनों अपन ने डिवाइड कर दिया। जैसे डिवाइड किया तो क्या हो गया, 3/90 इज इक्वल टू ए ओमेगा बटा क्या आएगा, ए ओमेगा स्क्वायर। दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद ओमेगा का वैल्यू मेरे पास आ गया। ठीक, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, ओमेगा में देखो जनरल इक्वेशन क्या थी, ए साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस के एक्स प्लस या माइनस फाइ नॉट, ऐसा था। फाइ नॉट के बारे में कोई चर्चा नहीं है, उड़ा दिया उसको। बचा क्या यहां पर ये, तो आपको बेसिकली तीन चीजें चाहिए, एक ए, एक ओमेगा और तीसरा के। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो ओमेगा मिल चुका है, ए मैंने कैसे निकाला, वी मैक्स का फॉर्मूला क्या है, ए ओमेगा। वी मैक्सिमम कितना है 3, ओमेगा कितना है 30, मुझे ए मिल गया इससे। तो ओमेगा मिल चुका है, ए मिल चुका है, क्या बच गया, के। के कैसे निकालेंगे, वी डब्ल्यू क्या होता है, ओमेगा बाई के करके। समझ में आ गया? तो IIT JEE एडवांस 2005 का सवाल है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये भी अपन ने कर लिया, रब कर दूं? ठीक है, चलो भाई अब एक NCERT का सवाल कराता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, चलो भाई NCERT का क्वेश्चन क्या है, और लिखना नहीं है ये। अ वेव ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब्ड बाय, एक स्ट्रिंग के अलोंग वेव ट्रैवल कर रही है और उसका इक्वेशन दिया गया है y इज अ फंक्शन ऑफ x, t 0.005 साइन, ये क्या है 80.0 x माइनस 3.0 t, ये अपने को दिया है। इन विच द न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स आर इन SI यूनिट, ये सब SI यूनिट्स में है न्यूमेरिकल कांस्टेंट। कैलकुलेट आपको क्या करना है, कैलकुलेट आपको एम्पलीट्यूड करना है, वेवलेंथ करना है, टाइम पीरियड करना है, फ्रीक्वेंसी करना है, और आपको डिस्प्लेसमेंट y निकालना है एट x इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर एंड t इक्वल्स टू 20 सेकेंड। आपको y निकालना है एट x इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर पे एंड t इक्वल्स टू 20 सेकेंड पे।
ठीक है ना। जब भी आपको वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको दोनों चीजें बतानी पड़ेंगी कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है और कितने टाइम पे देखना है उसको। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये सारी चीजें आपको निकालनी है। ठीक, सबसे पहला काम क्या करोगे, जनरल फॉर्मेट देखोगे। जनरल फॉर्मेट बताओ क्या है, वाई एक्स कॉमा टी इज इक्वल्स टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, हमारे टेक्स्ट बुक का फॉर्मेट। समझ में आया, एनसीईआरटी का सवाल है ये। तो ये फॉर्मेट का मुझे नजर आ रहा है। अब कंपेयर करके सब वैल्यू बता दो क्या क्या है। ठीक है ना, ए का वैल्यू कितना है 0.005। ठीक है ना, उसके बाद क्या, के का वैल्यू कितना है वो तो निकालना नहीं है, लैम्बडा निकालना है। लैम्बडा कैसे निकालेंगे, के क्या होता है 2 पाई बाय लैम्बडा, समझ में आ गया। तो वहां से के का वैल्यू क्या है 80, 2 पाई बाय लैम्बडा आ जाएगा वो भी। उसके बाद क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टी, उससे भी आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, उससे भी आ जाएगा। y निकालना है तो क्या करना है, x का वैल्यू पुट करेंगे, t का वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू आ जाएगा। समझ आया, क्लियर होगा, फटाफट करो, इजी क्वेश्चन है सब। टाइम क्या हो रहा है 8। कल मोस्ट प्रोबेबली मैं आप लोगों का स्टेशनरी वेव स्टार्ट कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, आज सुपर पोजिशन का ये पार्ट कंप्लीट कर लेंगे और फिर स्टेशनरी वेव स्टार्ट करेंगे। मुझे लग रहा है मिनिमम 3 दिन तो जाएंगे उसमें, बड़ा टॉपिक है स्टेशनरी वेव। ऐसा घबराने का नहीं, बच्चे तो घबराते हैं ज़बरदस्ती। इतनी ट्रिक्स बताऊंगा कि पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। बहुत ट्रिक्स है उसके अंदर याद करने के लिए। सेंटीमीटर दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया है, कन्वर्ट करो उसको। एंगल रेडियन में है, ध्यान रखना, रेडियन में एंगल। इसका आगे कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ उससे क्या होगा, रेडियन में ऑलरेडी है वो, क्या करेंगे इसका, बोलो भाई क्या कर सकते, इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। शॉर्टकट कुछ बताया था मैंने, साइन एन पाई क्या होता है 0, साइन एन पाई 0 होता है, बताया था मैंने, नहीं बताया था। यहाँ पर 1 2 3 4 कुछ भी पुट करो, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई कुछ भी आएगा, आंसर क्या आएगा 0 आएगा।
ठीक, साइन एन पाई 0 होगा। ऐसा कुछ कन्वर्ट हो सकता है क्या पाई के टर्म्स में? सोचो सोचो, पाई के टर्म्स में कन्वर्ट हो सकता है? बोलो, पाई बाय 20 आएगा क्या? तो क्या करें, कोई कन्वर्जन हो सकता है क्या इसमें? इसका आंसर 0 आएगा, 0। उसका लॉजिक ये है, लेकिन ये कैसे आ रहा है वो तुम मुझे बताओ, ये कैसे आएगा? क्या होगा उससे? ऑलरेडी रेडियन में कन्वर्टेड है वो, मैं उसको डिग्री में काहे के लिए कन्वर्ट करूंगा? और बोलो, रेडियन में है ना वो, मैं क्यों कन्वर्जन की बात कर रहा हूं उसकी? बोलो क्या करने का? इसको ऐसे कई फॉर्मेट में अरेंज कर सकते हैं क्या आप लोग? बोलो, क्या मैं यहां पर पाई से मल्टीप्लाई पाई से डिवाइड कर दूं क्या? इससे क्या होगा, कोई फायदा होगा क्या? क्या ये एन पाई वाला फॉर्मेट बन सकता है क्या? बोलो, एन पाई वाला फॉर्मेट बन सकता है? पाई मतलब क्या होता है? 180 होता है। मैं यहां 180 कैसे अरेंज करूंगा? बोलो, सोच कर आना कल। 36 रेडियन जो है, -36 रेडियन, इसका आंसर आएगा 0। उसका लॉजिक ये है, मैं एन पाई के फॉर्मेट में कैसे अरेंज करूंगा, ये तुम्हारा टास्क है सोचना। बाकी सब तो तुम कर लोगे, इसका आंसर मैंने तुमको बता दिया, मैंने तुमको लॉजिक समझा दिया। ये फॉर्मेट में कैसे अरेंज होगा वो तुमको सोचना है। बहुत आसान है, 9 का मल्टीपल है वो। पाई मतलब होता कितना है? 180 होता है। 36 भी यहाँ दिया हुआ है, 9 का मल्टीपल है, सोचना, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलो आंसर इसका क्या आने वाला है? आंसर इसका 0 आने वाला है। ठीक है, चलो इसके बाद जो है अभी मैं आप लोगों को आगे का बता देता हूँ। आगे क्या है, मुझे लगा तुम में से कोई सोच लेगा इस चीज को। चलो कोई बात नहीं, सोचने का टाइम लो और सोच करके आओ। साइन एन पाई क्या होता है? 0 होता है, वो भी याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है इसके बाद? नेक्स्ट है, अभी जो है मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं उसको बोलते हैं बाउंड्री इफेक्ट्स। आपकी टेक्स्ट बुक में इसको रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स बोला है। ठीक, ये पार्ट स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक से निकाल दिया गया है, तो बोर्ड के लिए नहीं पढ़ना है, एंट्रेंस के लिए तो पढ़ना है, तो मुझे तो पढ़ाना है उसको। ठीक है, तो आपको अभी मैं बाउंड्री इफेक्ट्स करके पढ़ाता हूं। ये बाउंड्री इफेक्ट्स क्या हैं, तो जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूं, जितना मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूं बस उतना याद रखना है, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड में नहीं आएगा, रट्टा वट्टा मारना नहीं है इसका कुछ भी। ठीक है, बस जो चीजें आपको याद करने बोल रहा हूं याद कर लेना अभी। तो बाउंड्री इफेक्ट्स करके हम लोग देखेंगे अभी। बाउंड्री इफेक्ट्स, तो आपका जो बाउंड्री इफेक्ट्स है, बाउंड्री इफेक्ट्स में क्या होगा देखो ध्यान से। जो आपके बाउंड्री इफेक्ट्स है, जिसमें मैं क्या करूंगा, एक बार ऐसी बाउंड्री लूंगा जिसको बोलूंगा रिजिड बाउंड्री, और एक बार ऐसी बाउंड्री लूंगा जिसको मैं बोलूंगा ओपन बाउंड्री। मैं समझाता हूं उसका मतलब क्या है। मतलब मैं एक बार वेव को भेजूंगा और बोलूंगा जा टक्कर खा किससे? रिजिड बाउंड्री से। और एक बार मैं वेव को भेजूंगा और बोलूंगा जा किससे टक्कर खा? एक ओपन बाउंड्री से। यहाँ रिंग है मान लो, उससे क्या करेगा ये? ऑसिलेट करेगा। जाके बताऊंगा मैं क्या है वो। तो मैं बेसिकली देखना चाहता हूं कि अगर मैं क्या कर रहा हूं, बाउंड्रीज पे जाकर के वेव को टकरा रहा हूं, टक्कर खिलवा रहा हूं, तो उसका आगे का बिहेवियर कैसा है, कि वो टकराने के बाद क्या वेव रुक जाती है? अगर नहीं रुकती तो फिर कैसे जाती है? अगर क्रेस्ट गया तो क्या क्रेस्ट रिटर्न आएगा, या क्रेस्ट गया तो ट्रफ रिटर्न आएगा? क्या होगा ये मैं देखना चाह रहा हूं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो अपन क्या करेंगे अभी, वेव्स को कहां पर टकराएंगे? बाउंड्रीज पे, रिजिड पे या ओपन बाउंड्रीज पे, इस पे। ठीक है, चलो अभी तो बाउंड्री इफेक्ट्स में सबसे पहला उसको देखो अभी। तो अभी मैं आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ाऊंगा। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन आपने लाइट में पढ़ा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब क्या हो गई, आपकी वेव चलेगी तो क्या है वो? रिफ्रैक्शन हो जाता है। समझ में आ गया? साउंड या वेव के केस में खासकर इसको रिफ्रैक्शन नहीं कहते हैं, ट्रांसमिशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसमिशन। समझ में आ रहा है? क्लियर है? इस एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं यहां खड़े होकर के बोल रहा हूं, आपको सुनाई दे रहा है? कैसे सुनाई दे रहा है? मैं यहां पर जब बोल रहा हूं तो ये वेव इससे टक्कर खा के आपकी तरफ आ रही है, तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्शन हो गया। कुछ पार्ट हो सकता है कि वो रूम वालों को सुनाई दे रहा हो,
कुछ पार्ट, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अगर मेरी वेव का एम्पलीट्यूड मतलब क्या है, मेरे पार्टिकल्स की एनर्जी बहुत दे दी मैंने, तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, उससे इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। इंटेंसिटी बढ़ने से क्या होगा, ये जो वेव है इसको पार करके क्या करेगा, दूसरे एंड पे पहुंच जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो अगर आपकी वेव ये दीवार को फांद करके वहां नहीं पहुंच पा रही है, तो उसका मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड में कमी है, इंटेंसिटी कम है। समझ में गया? इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो बेसिकली यहां पर क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर मैं जब बोल रहा हूं तो कुछ पार्ट इसका क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट क्या होगा, उधर भी जाने की कोशिश करेगा, तो उसको उधर जाता है एक्चुअली वो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं ट्रांसमिशन। समझ आ गया? तो ये अपन अभी देखने वाले हैं, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन, उसको रिफ्रैक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो भाई, तो ये अपन देखने वाले हैं अभी। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाएंगे बाउंड्री इफेक्ट्स में, रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव फ्रॉम अ रिजिड बाउंड्री। रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव फ्रॉम अ रिजिड बाउंड्री। एक रिजिड बाउंड्री से आपको क्या करना है, वेव का रिफ्लेक्शन देखना है अभी। ठीक है, मतलब क्या, ये कौन सी वेव की बात कर रहे हैं, ट्रांसवर्स वेव की। एनसीईआरटी में सिर्फ ट्रांसवर्स को डिस्कस किया है, लॉन्जिट्यूडिनल नहीं है। स्टेट बोर्ड लॉन्जिट्यूडिनल भी डिस्कस कर रहा है, लेकिन इस साल सिलेबस से ही निकाल दिया उसने। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहां पर कौन सी वेव लिया हूं मैंने, ट्रांसवर्स वेव। लॉन्जिट्यूडिनल भी बता दूंगा मैं आपको, उतना ही याद रखना जितना मैं बता रहा हूं। ठीक, तो रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव फ्रॉम अ रिजिड बाउंड्री, तो अपने पास क्या है, मान लीजिए कि एक रिजिड बाउंड्री है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास दीवार है, तो दीवार पे मैं क्या करता हूं, यहां पर रस्सी बांधी और यहां से वेव भेजी, तो ये वेव ऐसे कुछ आएगी, यहां पर ऐसे कुछ आएगी। समझ में आता है? अब होगा क्या, होगा ये कि जब ये वेव आ रही है, एक पल्स लेता हूं ताकि प्रॉपर इमेजिन कर पाओ तुम। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ऐसे हो रहा है कि एक वेव आ रही है, ये ऐसे आ रही है। ठीक है, अब होगा क्या कि जब ये आकर के इधर पे पहुंचेगी, यहां पर ये वेव आकर के पहुंचेगी, इधर पे कहीं पहुंचेगी, तो अभी करती क्या है, मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूं। ऐसे होता क्या है यहां पर, समझो जरा। ये जो दरवाजे का हैंडल है, इसमें मैंने एक रस्सी बांधी और मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे पल्स भेजता हूं। पल्स भेजूंगा तो क्या होगा, जैसे ही मैंने इसको ऐसे उठाया, तो इसने क्या कर दिया, आगे वाले पार्टिकल्स को उठा दिया। समझ आ रहा है? मैंने बोला था ट्रांसवर्स वेव के लिए क्या चाहिए, अट्रैक्टिव फोर्स चाहिए। समझ में आ गया? तो इसने क्या कर दिया, आगे वाले पार्टिकल को उठा दिया। शिफा, आगे वाले पार्टिकल को उठा दिया। तो ऐसे मैंने क्या कर दिया, इसको जैसे उठाया, आगे वाले पार्टिकल उठ गए। तो ये ऐसे 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 वेव आगे बढ़ती गई। अब जब दिख रहा है उसमें, नहीं, अब जब क्या होता है, अब जब यहां पर क्या होता है कि यहां पर आपके पास ये हैंडल था, ऐसे हैंडल था, और ये वेव ऐसी थी, ये वेव रस्सी ऐसी बंधी हुई थी। तो रस्सी आई, ये आगे वाले पार्टिकल को उठाते उठाते आई, और जब यहां पर पहुंची तो ये अब क्या करेगा, ये जो हुक है ना, इसके पार्टिकल को खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन ये तो रिजिड है, तो ये क्या होगा, ये उठ पाएगा क्या, नहीं उठ पाएगा। तो इसने एक्शन किया, तो ये क्या करेगा, रिएक्शन, तो इसको खींच करके ये उल्टा करके भेज देगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? बेसिकली कि ये जब ऐसे आ रहा है क्रेस्ट, समझ में आ गया, तो यहां पहुंचने के बाद ये ट्रफ बन के रिटर्न चले जाएगा। समझ आया क्यों? न्यूटन का थर्ड लॉ। समझ में आ गया? एक्शन हुआ, एक्शन से क्या हो गया, रिएक्शन यहां पर मिल गया। बात समझ में आ रही, क्लियर है? तो इस तरीके से यहां पर अपने को क्या मिल जाएगा कि यहां पर जब कोई ट्रांसवर्स वेव किसी रिजिड बाउंड्री पे जाकर के टकराएगी, तो क्रेस्ट का ट्रफ बन जाएगा और ट्रफ का क्रेस्ट बन जाएगा। समझ में आ गया? क्रेस्ट का ट्रफ बन के रिटर्न होगा, रिफ्लेक्ट होगा, और ट्रफ का क्रेस्ट बन करके रिफ्लेक्ट होगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब क्या, यहां पर फेज रिवर्सल हो रहा है। मतलब क्या, ये पार्टिकल को ये रस्सी चाहती थी कि इस डायरेक्शन में, मतलब ये ऊपर की तरफ ऑसिलेट करवाए, लेकिन वो ऊपर की तरफ ऑसिलेट हुआ कि नीचे की तरफ ऑसिलेट हो गया, नीचे की तरफ ऑसिलेट हो गया। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? तो यहां पर जो उसका फेज, यानी जो एंगल इस डायरेक्शन में बनना चाहिए था, वो एंगल इस डायरेक्शन में बन गया, तो उसके फेज में रिवर्सल हो गया, उसके फेज में 180 डिग्री का चेंज आ गया। समझ आ रहा है? उसके एंगल में कितना चेंज आ गया, 180 डिग्री का चेंज आ गया। तो मैं बोलूंगा यहां पर the reflected wave has a phase change of 180 डिग्री। एक रिफ्लेक्टेड वेव का जो फेज चेंज है वो कितना हो जाता है, 180 डिग्री, और ये 180 डिग्री के फेज चेंज को बोलते हैं फेज रिवर्सल। क्या बोलते हैं इसको, फेज रिवर्सल। फेज रिवर्सल हो गया उसका।
समझ में आ गया, क्लियर हो गया। पार्टिकल ऑसिलेट तो यहां करना चाहता था लेकिन किधर हो गया, नीचे की तरफ ऑसिलेट कर गया। समझ में आ गया, फेज रिवर्सल हो गया। क्लियर, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये मैंने रिजिड बाउंड्री ली, तो रिजिड बाउंड्री में क्या हो गया, क्रेस्ट का ट्रफ बन के आ गया, ट्रफ का क्रेस्ट बन के आ गया। समझ में आती बात, क्लियर है। अब अपन रिजिड बाउंड्री की जगह ओपन बाउंड्री लेंगे, फिर देखेंगे इसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, कॉपी कर लो उसको फटाफट से। लिख लिया, क्लियर। चलो अब अपन क्या करेंगे, हो गया ना। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन इसको लेंगे ओपन बाउंड्री। तो ओपन बाउंड्री में क्या होगा, ओपन बाउंड्री में ये ऐसे ही है, लेकिन अब यहां पर लगी हुई एक रिंग, ये रिंग जो है पूरी तरीके से स्लाइड कर सकती है रॉड में। समझ में आ गया, यहां पर लगी हुई है रिंग। ठीक, तो अब मैंने क्या कर दिया, जैसे ये इसको भेजा तो अब यहां पर क्या होता है इसको अब समझो, यहां पर क्या होगा। यानी ये सिचुएशन 1 है, ये सिचुएशन 2 है, तो समझ में आ रहा होगा ना। और यहाँ पर क्या आएगा, सिचुएशन 3। समझ आ रहा है। तो पहले वेव ऐसे मैंने पल्स क्रिएट की, एक रेस्ट यहाँ तक पहुंचा। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि ये जो है रिंग ऐसे पूरा स्लाइड कर सकती है। तो अगर ये स्लाइड कर सकती है तो ये ऐसे ऐसे मैंने पल्स भेजा, ये ऐसे ट्रैवल करते हुए गई, और उसके बाद क्या होगा, ये रिंग को पकड़ के ऐसे खींचेगी। अब रिंग मूव कर सकती नहीं कर सकती, कर सकती, क्योंकि विदो क्या है, अपना ओपन बाउंड्री है, फ्री एंड है। तो अगर ये फ्री एंड है तो रिंग मूव कर सकती है। तो अगर रिंग ऐसे ऊपर की तरफ मूव करके फिर ऐसे नीचे जाएगी, वो तो यही वाला मोशन है। यहां पर मैंने ऐसे मोशन किया, जर्क दिया तो ये वेव बन गई। अब यहां पर वो पहुंची वेव, इसने क्या कर दिया, रिंग को ऐसे मूव करवा के ऐसे कर दिया, तो ये भी क्या करेगा, एक उल्टी वेव बना के भेज देगा। समझ आ रहा है। तो अगर क्रेस्ट आएगा तो क्रेस्ट ही रिटर्न जाएगा इसमें से। समझ आ गया, क्योंकि यहां पर भी वैसे ही वाला मोशन तो हो रहा है रिंग का भी। क्लियर हो गया ना। तो यहां पर जब क्या होगा, क्रेस्ट आएगा तो रिटर्न में भी क्या जाएगा, क्रेस्ट ही जाएगा। लेकिन रिंग का जो एम्पलीट्यूड होगा ना, वो इसके एम्पलीट्यूड से 2 गुना होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि इसका रीजन आगे छुपा हुआ है कि कुछ वेव इसकी रिफ्रैक्ट होगी, कुछ रिफ्रैक्ट होगी और कुछ रिफ्लेक्ट होगी। फिर दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो दोनों मिलकर के इसको 2a के एम्पलीट्यूड से उठा देंगे। याद करना है बस तुमको बस इसको याद रखना है कि जो इसका एम्पलीट्यूड होगा a, रिंग का एम्पलीट्यूड क्या होगा, उसका ट्वाइस होगा। समझ में आ गया, क्योंकि वहां पर वेव का सुपर पोजिशन हो रहा है। ये भी रिफ्रैक्शन नहीं पढ़ाया तुमको मैंने। क्लियर हो गया। ठीक, तो यहां पर तुमको ये बात समझ में आ गई। अब क्या, रिजिड बाउंड्री से अपनी वेव जाकर के टक्कर खाए, ट्रांसवर्स वेव, तो क्या होता है, क्रेस्ट का ट्रफ, ट्रफ का क्रेस्ट हो गया, मतलब 180 का फेज रिवर्सल। समझ में आती बात। ओपन बाउंड्री से जाकर के टक्कर खाए तो क्रेस्ट का क्रेस्ट आएगा, ट्रफ का ट्रफ आएगा। समझ में आ गया। फेज रिवर्सल 0, कुछ फेज रिवर्सल नहीं होगा। समझ में आ गया, यानी बेसिकली फेज चेंज नहीं होगा। कॉपी कर लो उसको, लिख लोगे ना। यहां पर क्या होगा, क्रेस्ट का क्रेस्ट आएगा, ट्रफ का ट्रफ आएगा, और नो फेज रिवर्सल। नो फेज चेंज ऐसे लिख दो, ज्यादा बेटर। नो फेज चेंज, कोई फेज में चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि जैसे गया वैसे रिटर्न आ गया।
हो गया, क्लियर हो गया। चलो अब ये अपने को समझ में आ रहा है। अब इसके बाद जो है, जो वेव गई थी, जो अपन ने वेव भेजे थे, उसका एक इक्वेशन लिख देता हूं मैं। तो इंसिडेंट वेव का जो इक्वेशन होगा x, t, उसको क्या लिख देता हूं, मान लेते हैं a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। रिजिड वाले केस में, रिजिड बाउंड्री वाले केस में बताओ क्या हुआ। रिजिड बाउंड्री वाले केस में फेज रिवर्सल हो गया, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा माइनस a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। ये सबको समझा? माइनस क्यों लग गया? क्योंकि ऐसे वेव गई थी तो ऐसे रिटर्न आ गई, समझ में आ गया, तो इस वजह से क्या लग गया, माइनस लग गया। बताया था मैंने, साइन का कर्व अगर ऐसे आ रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव, नीचे से जा रहा है तो नेगेटिव, ठीक है। और अगर ओपन बाउंड्री की बात करेंगे तो बताओ, ओपन बाउंड्री वाले केस में रिफ्लेक्टेड जो वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। सबको समझा? कोई दिक्कत नहीं, कॉपी करो उसको जल्दी से। हो गया, चलो भाई ये भी कर लिया। अब रिफ्लेक्शन पढ़ लिया ना, अब रिफ्रैक्शन पे चलेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो रिफ्रैक्शन यानी बेसिकली ट्रांसमिशन होगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम। कौन सा मीडियम है? एक को बोलेंगे डेंसर मीडियम, एक को बोलेंगे रेरर मीडियम। तो कभी रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में भेजेंगे, कभी डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम भेजेंगे। लेकिन सवाल ये है कि डेंसर रेरर होता क्या है, तुमको क्या समझ में आता है इससे, बोलो। पहले यही डिस्कस कर लेते हैं। टीचर छोड़ देता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। डेंसर मीडियम, रेरर मीडियम, बोलो डेंसर और रेरर मीडियम क्या होता है? कौन से मीडियम को डेंसर बोलेंगे और कौन से मीडियम को रेरर बोलेंगे? यही गड़बड़ है, अपन गलत सोचते हैं। जिसकी मास डेंसिटी ज्यादा, जो ज्यादा घना होगा वो ज्यादा डेंस होगा, डेंसर। गलत है ये नहीं सोचना है। रेरर मीडियम वो मीडियम होगा जिसमें वेव की वेलोसिटी रिलेटिवली ज्यादा होगी। देखो रेरर डेंसर जो है ये रिलेटिव टर्म्स है। जैसे मोटा, पतला, काला, गोरा, ये जो टर्म्स हैं, जब मैं किसी को बोल दूं तो ये बहुत गोरा है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, तो ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक मैं उसके साथ में कोई कंपैरिजन वाला नहीं कर दूं। किसी को बोल दूं ये बहुत मोटा है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक मैं कंपैरिजन वाला साथ में खड़ा ना कर दूं उसके। तो ये सब क्या है, रिलेटिव टर्म्स है। गोरा, काला, मोटा, पतला, ये क्या है, रिलेटिव टर्म्स है। बिल्कुल वैसे ही रेरर या डेंसर भी रिलेटिव टर्म्स है। मतलब अगर कोई साथ में कंपैरिजन के लिए मीडियम नहीं है तो आप रेरर या डेंसर का कोई सेंस नहीं बनता है, नॉनसेंस बात है ये, ठीक। चलो भाई, तो रेरर क्या होता है, रेरर मीडियम दूसरे मीडियम के बनस्बत इसमें वेव की वेलोसिटी ज्यादा है, रिलेटिवली ज्यादा है। और अगर कोई मीडियम में वेव की वेलोसिटी कम है तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, इसके कंपैरिजन में तो वो डेंसर है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं तो शायद समझेगा। वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है, अच्छा आपके पास दो मीडियम है, बताइए। आपके पास दो मीडियम ले लेते हैं अपन, एक एयर ले लेते हैं और एक वाटर ले लेते हैं। एयर ले लिया, वाटर ले लिया। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर, ठीक। कहां पर वेलोसिटी ऑफ साउंड ज्यादा होता है? एयर में ज्यादा होता है, मार पड़ेगी तुम लोग को। सॉलिड में सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड से सबसे कम किस में होता है, गैस में। समझ में आ गया? तो सबसे इन दोनों में वाटर क्या है, वाटर क्या है, लिक्विड है ना, तो इसमें इस वजह से वाटर में साउंड की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एयर। समझे? तो यहां पर रेरर कौन है, ये है, और डेंसर कौन है, ये है, ये डेंसर है साउंड वाले केस में। लाइट वाले केस में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। कहां पर वेलोसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होती है, एयर में ज्यादा होती है। तो यहां पर ये वेलोसिटी ज्यादा है, तो लाइट के लिए ये क्या है, रेरर है, और ये क्या है, डेंसर है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? तो ये फर्क हो जाता है दोनों में। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया? तो रेरर डेंसर का मतलब मास डेंसिटी से नहीं है, वो वेव की वेलोसिटी से उसका लेना देना है। जहां पर वेलोसिटी रिलेटिवली ज्यादा होगी वो रेरर हो जाएगा, और जहां कम होगी वो डेंसर हो जाएगा।
ठीक है। आप बोलेंगे सर यहाँ पर ये सब क्यों डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि जो एग्जाम्पल दिया गया है वो समझने के लिए आपको ये लगेगा। मैं आपको बताता हूँ क्या है। आपके पास एक ये रस्सी है और आपके पास ये दूसरी रस्सी है। तो एक मैंने क्या कर दिया, एक पतली रस्सी को एक मोटी रस्सी से ज्वाइन कर दिया, ठीक। अब क्या, मैं ट्रांसवर्स वेव अगर भेजता हूं तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाय एम उसका फॉर्मूला है। ये भी उड़ा दिया है आपके टेक्स्ट बुक ने, ये भी डिराइव कराना था, लेकिन अब फॉर्मूला बता के काम चल जाएगा, क्योंकि अननेसेसरी टाइम खोटी नहीं करना है मुझे, ठीक है। वरना ये भी मुझे कराना था, ये भी करवाता मैं। वेलोसिटी ऑफ ट्रांसफर नहीं है आपके टेक्स्ट बुक में, सिलेबस में ही नहीं है ये सब, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, जबकि एनसीईआरटी में कराते हैं ये सब, एनसीईआरटी का उसके रेफरेंसेस में आपको मिलेगा ये सारी चीज। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ टी बाय एम, टेंशन इन द स्ट्रिंग डिवाइड बाय मास पर यूनिट लेंथ। अब टेंशन को कांस्टेंट कर दिया दोनों में मैंने, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसमें वेलोसिटी कम होगी, समझ में आ गया, और जिसका मास कम होगा उसमें वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो किसका मास ज्यादा है, इसका मास ज्यादा है, ऑब्वियसली देख के समझ में आ रहा है। तो अगर इसका मास ज्यादा है तो उसमें वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, इसमें वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये क्या हो गया, रेरर, ये क्या हो गया, डेंसर। तो मोटी रस्सी डेंसर है और पतली रस्सी रेरर है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, डिफरेंस क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो एक बार मैं क्या करूंगा, रेरर से डेंसर पे वेव भेजूंगा, और एक बार क्या करूंगा, डेंसर से रेरर पे वेव भेजूंगा। समझ आ गया, तो पूरा सीक्वेंस क्लियर हुआ, आगे क्या करने वाले ये समझा मैंने, क्यों बताया ये सारी चीजें, ठीक है। कॉपी करो उसको जल्दी से। ठीक है, क्लियर हो गया, चलो। तो ये आपको बता दिया मैंने, तो अभी समझ आया क्या करना है, एक बार रेरर से डेंसर की तरफ ये भेजना है, एक बार डेंसर से रेरर की तरफ। लाइट में आप देखते थे ना, ये अगर ग्लास मीडियम है, लाइट अगर इंसिडेंट होती है तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होता है। बिल्कुल वैसे ही ये जो है ना, दो मीडियम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री, इसको क्या बोलते हैं, इंटरफेस। क्या बोलते हैं इसको, इंटरफेस। दो मीडियम, ये एयर, ये ग्लास, इनको सेपरेट करने वाली बाउंड्री को क्या बोलते हैं, इंटरफेस। यहां पर ये भी क्या है, इंटरफेस है। ये एक अलग मीडियम है रेरर मीडियम, वो एक अलग मीडियम है डेंसर मीडियम। समझ में आ गया। तो यहां पर आपके पास क्या है, इंटरफेस है। तो ये इंटरफेस है, और जब भी इंटरफेस पे वेव आकर के इंसिडेंट होगी तो कुछ पार्ट उसका रिफ्रैक्ट होगा और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा। समझ में आया, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो अब मैं आपको समझाता हूं। तो कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट होने वाला है, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होने वाला है। पहला केस, ये ऐसा है, ये रेरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ठीक। मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से वेव जनरेट करके भेज रहा हूं, यानी क्या, रेरर टू डेंसर, ठीक है। तो यहां से जैसे ही मैंने वेव जनरेट करके भेजा, ये वेव यहां पर मैंने वेव पल्स भेजा, यहां पर जब वेव पल्स मेरे पास आई तो यहां पर होगा क्या, उसको आपको अब समझना है। इसको हटा देता हूं मैं। अपन क्या कर रहे हैं, अपन रेरर से डेंसर की तरफ भेज रहे हैं। ये अपना डेंसर है और ये अपना रेरर है, ये अपने को पता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या, जैसे यहां पर जाता है, ये इंटरफेस पे जाकर के टक्कर खाएगी वेव, तो इंटरफेस पे जाकर के टकराने पर क्या होता है, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। अब क्या, कुछ पार्ट जो रिफ्रैक्ट होगा वो तो वैसे का वैसे ही चले जाएगा, मतलब उसमें कुछ एम्पलीट्यूड का चेंज आएगा, एम्पलीट्यूड कुछ कम हो जाएगा इसका,
लेकिन कुछ पार्ट जो रिफ्लेक्ट होगा वो ऐसे रिटर्न हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? समझ आया? जब आपने क्या कर दिया, रेयर से डेंसर की तरफ भेजा तो ये वेव गई। अब ये वेव ये भारी पार्टिकल को उठाना चाहती है, उठ पाएगा क्या? नहीं। तो क्या करेगा? उल्टा करके रिटर्न भेज देगा। और कुछ पार्ट तो उसका रिफ्रैक्ट भी हो जाएगा। समझ में आया? कुछ पार्ट उसका ट्रांसमिट हो गया कम इंटेंसिटी कम एम्पलीट्यूड वाला, और कुछ पार्ट क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया। लेकिन जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है वो क्या हो गया? उसमें फेज रिवर्सल हो गया। क्यों? ये भारी पार्टिकल को उठाना चाह रहा था जो उसे उठ नहीं पाया। उसने क्या कर दिया? न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग उसको उल्टा करके भेज दिया। समझ आया? क्लियर है? तो यहां पर जब रेयर से डेंसर जाएगा तो रिफ्लेक्टेड पार्ट जो होगा, रिफ्लेक्टेड पार्ट में 180 डिग्री का फेज चेंज आने वाला है। फेज रिवर्सल मतलब 180 और 180 डिग्री का फेज चेंज मतलब एक अलग टर्म बन गया। तो 180 डिग्री का फेज चेंज आने वाला है। बात समझ में आ गई? किसमें आ रहा है? रिफ्लेक्टेड पार्ट में आ रहा है। रिफ्रैक्टेड में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वो तो अपना निकल लिया। फर्क क्या पड़ा? एम्पलीट्यूड कम ज्यादा हो गया, एम्पलीट्यूड चेंज हो गया उसका। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? चलो भाई, ये हो गया। उसके बाद क्या होगा ये समझाना क्या किया है। ये शुरुआत में था, ये फर्स्ट सिचुएशन है, और ये क्या है? सेकेंड सिचुएशन है, बाद में सिचुएशन जो आई। समझे? क्लियर हो गया? शुरुआत में आपने इसको भेजा, ये यहां पर इंटरफेस पे टक्कर खाया, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो गया, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया। सेकेंड, आपकी बुक में अलग अलग डायग्राम्स बनाए हैं दोनों केसेस के, मैंने एक ही में समझाने की कोशिश की है। ये इसके बाद फिर से, लेकिन अब क्या करेंगे बताओ? अब क्या करेंगे? ये रेयर है, ये डेंसर है। अब क्या करेंगे? डेंसर से रेयर में क्या करेंगे आप लोग? वेव भेजेंगे। तो इसमें क्या होगा? ये आपका इंटरफेस है, वेव आपने यहां पर जनरेट कर ली, वेव जनरेट कर ली। जैसे वेव जनरेट करोगे तो बताओ क्या होगा? बोले जल्दी से। वेव जनरेट होगी तो क्या होगा? वेव जनरेट होने पर यहां पर कुछ ऐसे होगा कि ये जाकर के जैसे ही इंटरफेस पे टक्कर खाएगा, तो इंटरफेस पे टक्कर खाने के बाद क्या होने वाला है? इंटरफेस पे टक्कर खाने के बाद ये होगा कि यहां पर कुछ पार्ट क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्ट हो जाएगा, और कुछ पार्ट क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? लेकिन ये तो रेयर मीडियम है ना, उसके पार्टिकल को आराम से उठा करके क्या कर देगा? नीचे कर देगा, यानी ये वापस से ऐसे चले जाएगा। समझ आ गया? यहां पर कोई भी फेज रिवर्सल नहीं हो रहा है। समझ में आया? कुछ पार्ट इसका रिफ्रैक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट क्या हो जाएगा? वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कोई भी 180 डिग्री का फेज नहीं चेंज हो रहा, कोई भी फेज में चेंज नहीं आया। 180 जान दो, कोई भी फेज में चेंज नहीं आया। बात समझ में आ गई? सबको क्लियर हुआ ये? ठीक है। तो रेयर से डेंसर जाएगा तब क्या होगा? रिफ्लेक्टेड पार्ट 180 डिग्री का फेज चेंज दिखाएगा, रिफ्रैक्टेड पार्ट, ट्रांसमिटेड पार्ट कुछ नहीं होगा उसको। समझ में आ गया? उसके बाद एम्पलीट्यूड में चेंज आएगा। उसके बाद यहां पर जो है आपका डेंसर से रेयर भेजेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? यहां से जैसे इंटरफेस पर टकराया, कुछ पार्ट ट्रांसमिट करेगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर लेगा अपना। समझ में आ गया? तो यहां से ऐसे गया, तो यहां से जाने के बाद देखो ऐसे वेव गई, उसके बाद कुछ पार्ट क्या हो गया? रिफ्रैक्ट हो गया, और कुछ पार्ट वापस से क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा उसमें। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो ये आपका वो वाला पार्ट भी करा दिया जो टेक्स्ट बुक में दिया गया था। तो रिफ्रैक्शन समझा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये जो कंक्लूजन लिखे है वो लिख लो फटाफट से। डायग्राम वायग्राम घर पे बना लेना, मुझे आगे पढ़ाना है, सिर्फ कंक्लूजन लिख लो। बोर्ड के लिए नहीं पढ़ना है इसको, बोर्ड के काम का नहीं है, नहीं आने वाला बोर्ड में। अब नीट जेईई का नया सिलेबस बन रहा है, अब पता नहीं उसमें क्या रखते हैं क्या नहीं रखते हैं। फिर वहाँ सीबीएसई का अलग है, स्टेट का अलग है, अब नीट जेईई का अलग है, पता नहीं क्या रखेंगे क्या नहीं उसमें भी। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं, वो डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, उसका एक फॉर्मूला है। चलो भाई, कंक्लूजन लिख लिया ना। अब जो है मैं सीधा सुपरपोजिशन पे लेके जाता हूं कि सुपरपोजिशन क्या होता है। देखो सुपरपोजिशन क्या चीज है। तो असल में अपन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो अब अपन सीखने जा रहे हैं, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स।
आपकी टेक्स्ट बुक में कितने लूप होल है इससे आप समझ सकते हैं कि तीसरा लेक्चर है आज, और आज मैं आपकी टेक्स्ट बुक के सेकेंड पेज पे जा रहा हूँ। अभी तक तो पहले ही पेज पढ़ा रहा था, आज मैंने आपका सेकेंड पेज पढ़ाना स्टार्ट किया, समझे? ठीक है, तो सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स क्या होती है आइए उसको समझते हैं अभी। ठीक, सुपर पोजिशन जो है आसान भाषा में इसका मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ वेव्स, वेव मिक्स हो रही है, उसी को क्या बोलते हैं? सुपर पोजिशन बोलते हैं। क्या मतलब होता है इसका? मतलब समझाता हूं मैं, एकदम आसान है। आपने क्या कर दिया, आपने कोई शांत तालाब ले लिया, आपने क्या कर दिया, यहां पर एक पत्थर को ड्रॉप किया, यहां पर कोई पार्टिकल है, जैसे ड्रॉप करेंगे तो यहां पर डिस्टर्बेंस क्या होगा? फैलता चले जाएगा, पार्टिकल ऑसिलेट करना शुरू करेंगे, ये पार्टिकल भी क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। कुछ टाइम के बाद ये ऑसिलेट कर ही रहा है, मतलब कुछ सेकंड्स के बाद आपने एक दूसरा पत्थर यहां पर ड्रॉप कर दिया, तो यहां से भी डिस्टर्बेंस आएगा और ये पार्टिकल फिर क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। अब इसको दो जगह से क्या मिल रहा है? डिस्टर्बेंस मिल रहा है। समझ आ रहा है? यानी यहां से भी एक वेव आ रही है और वहां से भी एक वेव आ रही है, तो वेव क्या हो रही है? मिक्स हो रही है। ये आपका सुपर पोजिशन है, इसी को सुपर पोजिशन बोलते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन क्या बोलता है वो मैं आपको बताता हूं। आसान भाषा में मतलब समझ में आया? क्लियर हो गया? तो सुपर पोजिशन आसान भाषा में क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ वेव्स होती है। और उसके बाद जो है इसका स्टेटमेंट क्या है वो समझाने के लिए मैं एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए कि यहां पर आपके पास कोई पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल है, यहां पर आपके पास एक वेव आ रही है, इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है, इस वेव का एम्पलीट्यूड मान लो 5 सेंटीमीटर है। एम्पलीट्यूड कितना है? 5 सेंटीमीटर। यहां से एक दूसरी वेव आ रही है और इस वेव का एम्पलीट्यूड कितना है? मान लो 2 सेंटीमीटर। कितना है? 2 सेंटीमीटर। समझ में आता है? अब क्या, ये एक वेव है, ये एक वेव है, दोनों के दोनों यहां से जनरेट होकर के वो पॉइंट तक पहुंचेंगी और दोनों का मान लो क्रेस्ट पहुंचेगा। दोनों का क्या पहुंचेगा? क्रेस्ट पहुंचेगा। तो अगर इसका भी क्रेस्ट पहुंचेगा, उसका भी क्रेस्ट पहुंचेगा, तो ये 5 सेंटीमीटर से उठा देगा और ये क्या करेगा? क्रेस्ट क्या करता है? पार्टिकल को ऐसे उठा देता है। जब ट्रफ आता है तो पार्टिकल मीन पोजीशन से नीचे की तरफ जाता है। समझ में आ गया? तो यहां से वेव आई, ऐसे वेव आई, ये आकर के क्या करेगा? 5 सेंटीमीटर से उठा देगा और ये क्या करेगा? 2 सेंटीमीटर से उठा देगा। तो टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? 7 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब क्या, मान लो कि दोनों का ट्रफ एक साथ पहुंचेगा, तब क्या होगा? ये 5 सेंटीमीटर से नीचे गिराएगा, ये 2 सेंटीमीटर से नीचे गिराएगा, तो टोटल 7 सेंटीमीटर मेन पोजीशन से नीचे आ जाएगा। ठीक, अब ये मान लो कि एक का क्रेस्ट आ गया है, 5 सेंटीमीटर वाले का क्रेस्ट आ गया है और इसका ट्रफ आ गया है, तो ये 5 सेंटीमीटर से उठाएगा, वो 2 सेंटीमीटर से गिराएगा, यानी टोटल अपवर्ड क्या होगा? 3 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? क्लियर है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड क्या होगा? 3 सेंटीमीटर। यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। When 2 or more waves arrive at a point in a medium simultaneously, then each wave produces its own displacement irrespective of the other. हर वेव अपना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगी, दूसरे से उसको कोई लेना देना नहीं है। The resultant displacement is obtained by vector sum of all the displacements. समझ में आ गया? तो रिजल्टेंट अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना तो क्या करना पड़ेगा? वेक्टर सम करना पड़ेगा उसको। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो यही आपका सुपरपोजिशन ऑफ वेव है। आसान भाषा में सुपरपोजिशन का मतलब मिक्सिंग ऑफ वेव। वेव मिक्स हो रही है, मिक्सिंग तो हो रही है वेव करके। समझ में आ गई बात? क्लियर है? और सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस ऑलमोस्ट एक ही चीजें हैं, ऑलमोस्ट एक चीज है। वहां पर अपन लाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं इंटरफेरेंस। जब लाइट आकर के यहां पर ऐसे मिक्स होंगी तो क्या बोलेंगे? लाइट वेव को इंटरफेरेंस बोल देंगे। और जब साउंड वेव या कोई मैकेनिकल वेव होगी तो क्या बोल देंगे? सुपरपोजिशन बोल देंगे। समझ में आ गया? ऐसे कोई क्लियर डिफरेंस आपको किताबों में मिलता नहीं है, लेकिन दोनों का मतलब ऑलमोस्ट क्या है? सेम है। जो सुपरपोजिशन है वही इंटरफेरेंस है। जब अपन वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो उसमें यही पढ़ेंगे अपन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अभी क्या कर रहे हैं? मैकेनिकल वेव को इंटरफेयर करा रहे हैं, आगे जाकर के लाइट वेव को इंटरफेयर कराएंगे। समझ आया? क्लियर हो गया? ऐसा है। ठीक है, तो यहां तक तो अपने को बात समझ में आ रही है। तो सुपरपोजिशन वेव का मतलब समझ में आ गया। अब स्टेटमेंट आपको इसका लिख लेना है, फटाफट से स्टेटमेंट लिख लो। टेक्स्ट बुक देना जरा मुझे, टेक्स्ट बुक में जो दिया है ना स्टेटमेंट लिख लेता हूं, वही याद करके जाओ जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। वन 134 पे पढ़ लो ना, टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है, लिखा था नहीं हो, टाइम वेस्ट नहीं होगा। When 2 or more waves traveling through a medium pass through a common point, each wave produces its own displacement at that point.
independent of the presence of the other wave. एक वेव को दूसरी वेव से कोई लेना देना नहीं है, वो अपना डिस्प्लेसमेंट या अपना डिस्प्लेसमेंट देगी. द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव एट दैट पॉइंट. समझ में आ गया? तो रिजल्टेंट कैसे मिलेगा? वेक्टर सम. वेक्टर सम यही तो करता है अपन, एक ने किया +5, एक ने किया -2, तो टोटल +3. समझ में आ गया? तो ये वेक्टर सम ये डायरेक्शन के साथ ही अपन ने किया. ठीक है, तो इस तरीके से आपको बता दिया मैंने. तो सुपरपोजिशन का जो स्टेटमेंट टेक्स्ट बुक में दिया है, स्टेट बोर्ड के बच्चे वैसे ही याद करेंगे. सीबीएसई बहुत उदार है. सीबीएसई में अगर बच्चे ने सोच समझ करके सही लिखा हुआ है तो उसको मार्क्स मिलेंगे. स्टेट बोर्ड में ऐसा नहीं होता है. जो टेक्स्ट बुक में दिया है वही लिखोगे तो मार्क्स देंगे, मार्क्स सही है तो वही रट्टा मारना पड़ेगा. ठीक है, क्लियर हो गया? चलो अब जो है मैं आपको आगे की चीज बताता हूं. आगे क्या है, अब अपन इसी के बारे में थोड़ा सा और चर्चा करेंगे. तो सुपरपोजिशन सबको समझ में आ गया. अब मैं आपको दो अलग अलग केसेस बताता हूं और आपकी बुक में एक डेरिवेशन भी दिया हुआ है एम्पलीट्यूड का, वो भी मैं आपको समझा देता हूं. ठीक है, चलिए भाई. तो बेसिकली हमारे पास सबसे पहले जो इसमें हेडिंग लगेगी, स्टेटमेंट के लिए जगह छोड़ देना, स्टेटमेंट के लिए जगह छोड़ दो और हेडिंग लगाओ एक्सप्लेनेशन ऑफ द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. एक्सप्लेनेशन ऑफ द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. एक्सप्लेनेशन ऑफ द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का अपने को क्या करना है? एक्सप्लेनेशन देना है. तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है. तो इसमें सबसे पहला केस जो है वो है सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल पल्सेस ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर. सबसे पहला केस क्या है? सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल पल्सेस ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर. ठीक है, एक दूसरे की तरफ दो पल्सेस आ रही हैं और उनका सुपरपोजिशन क्या होगा वो अपने को निकालना है. क्या मतलब है इसका? मतलब मैं आपको समझाता हूं. यहां पर डायग्राम की हेल्प से ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. आपके पास क्या है, यहां पर दो पल्स आपने क्या कर दी, जनरेट की. एक ये पल्स है और एक ये पल्स है. ये इधर की तरफ आ रही है, ये इधर की तरफ आ रही है. सिचुएशन 1 समझ आता है? ठीक. इसके बाद क्या होगा, ये दो पल्स आपने क्रिएट की, दोनों क्या कर रही हैं, इस अपनी एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, आइडेंटिकल पल्स हैं, यानी दोनों का एम्पलीट्यूड वगैरह सब कुछ क्या है, सेम है. सेकंड सिचुएशन में क्या होगा, ये थोड़े से और आगे आएंगे, यहां तक पहुंचेंगे, वो नहीं बना रहा हूं मैं. ये दोनों जब आकर के मिक्स हो जाएंगे, सुपर इंपोज हो जाएंगे, सुपर इंपोज हो जाना, तो अगर मिक्स हो जाएंगे तब क्या होगा, तब ये कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे. मतलब समझ में आ रहा है? इसका एम्पलीट्यूड है 5, उसका एम्पलीट्यूड है 5, टोटल कितना होगा, 10 का एम्पलीट्यूड बनेगा. समझ आ रहा है? ठीक है ना. ऐसे अपन ने करके देखा, दो यहां से पल्स भेजी, जब वो यहां आकर के मिलती है तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, फिर अपना अपना निकल लेती है वेव. समझ आया? क्लियर हो गया? तो तीसरे केस में क्या होगा, तीसरे केस में ऐसे होगा कि ये अपना ऐसा और ये अपना ऐसा. ठीक है ना. तो इधर आया, इधर आया, ये इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया. ठीक है, सुपर इंपोज होने पे एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया. उसके बाद ये अपना चला गया और ये अपना चला गया. समझे? बुक में अलग अलग सेकंड्स पे दिया हुआ है, मैंने कंबाइन करके बता दिया. मतलब समझ में आ रहा है ना? मतलब समझना है बस. क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है. तो जब वो एक दूसरे के साथ आकर के सुपर इंपोज होंगी तो उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा. यही तो उसने बोला है. स्टेटमेंट भी तो यही है कि जब एक ही पॉइंट पे दो वेव एक साथ आएंगी तो रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों का वेक्टर सम. समझ आता है? ठीक है. उसके बाद सेकंड केस क्या होगा, सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल पल्सेस ट्रैवलिंग, आइडेंटिकल नहीं है लेकिन इसमें अपोजिट फेज में आएगा. ये पहले कॉपी करो, फिर मैं दूसरा बताता हूं. आइडेंटिकल में अपोजिट फेज में होगा, वो एम्पलीट्यूड वगैरह सेम होगा लेकिन अपोजिट फेज में होगा.
ठीक है, क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट आपका केस आएगा, वो लिखिए, सुपरपोजिशन ऑफ टू पल्सेस ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फेजेस, टू आइडेंटिकल पल्सेस ऑफ, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, सुपरपोजिशन ऑफ टू पल्सेस इन अपोजिट phases moving towards each other, या traveling towards each other, दोनों चलेगा, moving towards each other, moving towards each other, ठीक है। इसको मैं रब करता हूँ, मैं बनाता हूँ, क्या है, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट सिनेरियो ऐसा है, ऐसा, ऐसा, ठीक है। आइडेंटिकल, नहीं गलती होगी ना, क्या गलती होगी बोलो, क्या करना है अपने को, अपोजिट फेज में बनाना है ना। तो यहाँ पर ये ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा, समझ में आ गया, ठीक है। एम्पलीट्यूड सेम लिया है बिल्कुल, मैंने सेम एम्पलीट्यूड है दोनों का, ठीक है। चलो भाई, तो ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ठीक। तो दोनों का एम्पलीट्यूड बिल्कुल मैंने क्या माना है, सेम माना है, सेम एम्पलीट्यूड मान लिया मैंने, ठीक, क्लियर हो गया। इसका भी 10 है मान लो, उसका भी क्या है 10 है। अब ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों आकर के एक पॉइंट पे मिलेंगे, ये इधर और ये इधर, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, काट देंगे। यानी बेसिकली जब ये ऐसे आकर के मिलेंगे, ये ऐसा और ये ऐसा, इसने इस पार्टिकल को 5 का डिस्प्लेसमेंट दिया, मतलब 5 से उठाने की कोशिश किया, इसने क्या कर दिया 5 से गिराने की कोशिश किया। तो ये जब ये दोनों पल्स एक दूसरे के बिल्कुल ऐसे पैरेलल आ जाएंगे, तब क्या हो जाएगा, यहां पर बिल्कुल ऐसा लगेगा रस्सी में कुछ हो ही नहीं रहा। क्यों ऐसा हुआ, इसने इसके इफेक्ट को काट दिया, समझ आया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको पता है क्या होगा, बोलो भाई। ये वाली पल्स कहां जाएगी, इधर जाएगी, और ये वाली पल्स कहां गई, इधर जाएगी, समझ में आ रहा है, ये इधर जाएगी अपना, समझे, क्लियर हो गया। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक ने 5 से उठाया, एक ने 5 से गिराया, नेट क्या हो गया 0, वेक्टर सम, समझ में आ गया। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का क्या था, एक्सप्लेनेशन था, क्लियर, बात समझ में आ गई। ये भी मैंने आपको बता दिया, सो जल्दी से कॉपी करो। उसके बाद मैं आपको एक डेरिवेशन करा के आज का सेशन कंप्लीट करता हूँ। ऑलरेडी एसएचएम में बताया है शायद मैंने ये, हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। चलो भाई, तो अब इसके बाद क्या है देख लो ध्यान से। इसके बाद आपकी बुक में एक डेरिवेशन दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव produced due to superposition of two waves। दो वेव्स के सुपरपोजिशन से जो आपका एम्पलीट्यूड होगा रिजल्टेंट वेव का, वो क्या होगा, ठीक। मतलब अभी अपन ने क्या कर दिया, दो वेव को सुपर इंपोज कराया, ये वाली भी और ये वाली भी सुपर इंपोज कराया, तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा वो अपने को निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, दो वेव कंसिडर करते हैं। एक वेव का जो इक्वेशन कंसिडर करेंगे वो करेंगे a sin ओमेगा टी या a1 sin ओमेगा टी, और दूसरे का कंसिडर करेंगे a2 sin ओमेगा टी प्लस फाई, यानी दोनों वेव में फेज डिफरेंस कितना है, फाई का है, ठीक है। तो लेट अस कंसिडर टू वेव्स, कंसिडर टू वेव्स
दो वेव्स कंसिडर कर लिया अपन ने, क्या y1 इज इक्वल टू क्या होगा a1 साइन ओमेगा टी, और y2 अपन ने क्या मान लिया a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी पहली वेव और दूसरी वेव में जो जीरो x इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल रखा हुआ है उन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है फाइव का। समझ में आया, क्लियर है। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है बताओ जरा, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पहली वेव आकर के डिस्प्लेसमेंट देगी, मतलब क्या है यहां पर मेरा पार्टिकल रखा हुआ है, यहां से वेव 1 आ रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा y1, ये वेव 2 भी आ रही है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा y2। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो ऐसा है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो पार्टिकल ओरिजिन पे रखा हुआ है उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा y1 प्लस y2 वेक्टर सम, ठीक है ना। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वो क्या बोलता है, बोलता है कि y इज इक्वल टू क्या होगा y1 प्लस y2 हो जाएगा। तो देयरफॉर बताओ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल y लो, स्मॉल y क्या हो जाएगा, स्मॉल y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। व्हाट इज y1, y1 इज a1 साइन ओमेगा t प्लस y2 इज a2 साइन ओमेगा t प्लस फाइव। समझ में आ गया। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t प्लस a2 साइन a प्लस b का फॉर्मूला बताओ, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। समझ में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मुझे प्रॉपरली लिखना है, a1 साइन ओमेगा t प्लस a2 को बाहर ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा साइन a इंटू क्या होगा cos b प्लस cos a इंटू क्या हो जाएगा साइन b। समझ में आता है। चलो भाई a2 को अंदर भेजो, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a1 साइन ओमेगा t प्लस क्या हो जाएगा a2 साइन ओमेगा t इंटू कॉस फाइव प्लस क्या हो जाएगा a2 कॉस ओमेगा t इंटू क्या हो जाएगा साइन ओमेगा t। साइन ओमेगा t था कि साइन फाइव था, नहीं कॉस ओमेगा t इंटू साइन फाइव, ये इंटू क्या हो जाएगा साइन फाइव। क्लियर हो गया। चलो भाई अब क्या कर सकते हैं, अब यहां पर मुझे क्या नजर आ रहा है, अब यहां पर मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं। क्या कॉमन लूंगा, यहां से मैं साइन ओमेगा टी कॉमन ले सकता हूं और यहां पर मेरे पास कुछ कॉस का टर्म भी आ रहा है। अब मुझे उसको कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं क्या करते हैं बताता हूं, पहले इसको यहां तक कॉपी करो, मार्कर फिल कर रहा हूं। ऐसा डेरिवेशन अपन ने SHM में भी किया है ना। चलो जल्दी कॉपी करो, क्या टाइम हो रहा है। चलो भाई तो अब जो है काफी लंबा हो गया लेक्चर ना, 2 घंटे के आसपास हो गए। तो y क्या हो रहा है, y हो गया बताओ जरा a1 साइन ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव, ये है प्लस क्या है ये a2 कॉस ओमेगा टी और ये क्या है साइन फाइव। ठीक है, यहां से मैं क्या करता हूं इन दोनों में से साइन ओमेगा टी को कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बच जाएगा बताओ जरा a1 प्लस a2 कॉस फाइव और ये क्या है a2 साइन फाइव इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इन दोनों को मैं क्या करूंगा अभी सब्स्टिट्यूट करूंगा, आपका y है। ठीक है ना, तो यहां पर जो है यहां पर a1 प्लस a2 कॉस फाइव, इसको मैं बोलता हूं a कॉस थीटा
बहुत स्मार्ट सब्स्टिट्यूशन है ये। और a2 साइन फाई इसको बोलेंगे a साइन थीटा। इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा, ये फॉर्मूले के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे जो अपना फॉर्मूला है साइन वाला। तो साइन ओमेगा टी इंटू क्या हो जाएगा, ये क्या चीज़ है, a कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा बताओ ज़रा, a2 साइन फाई क्या है ये, a साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। समझ में आ गया, a कॉमन आ सकता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो क्या हो जाएगा साइन a प्लस बी, तो a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये आ गया आपका y। ठीक, यानी जो पार्टिकल है उस तक अगर दो वेव पहुंचेगी, दोनों आपके पास सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है, तो रिजल्टेंट में भी क्या करेगा वो SHM ही परफॉर्म करने वाला है, वही फॉर्मेट का इक्वेशन है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एक्चुअली निकालना है। निकालना क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है ना, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आया, आपको ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है कि कैसे आएगा, मतलब क्या a का वैल्यू क्या है ये आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे आप, मतलब समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, कि पहली वेव का एम्पलीट्यूड a1 है, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड a2 है, तो जब दोनों वेव मिलेगी तो रिजल्ट में जो एम्पलीट्यूड बनेगा वो a बनेगा, वो a का फॉर्मूला क्या है वो निकालो। तो ये जो दो चीज आपको मिली ना, इसको आपको क्या करना है, स्क्वायर और ऐड करना है। तो राइट साइड वाले स्क्वायर ऐड करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा वो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा a1 प्लस a2 कॉस फाई द होल स्क्वायर प्लस ये क्या है a2 साइन फाई द होल स्क्वायर। a स्क्वायर को बाहर ले लिया तो अंदर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 होगा। ये क्या हो जाएगा बताओ जरा, ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 बोलो कॉस फाई प्लस क्या हो जाएगा a2 कॉस स्क्वायर फाई प्लस क्या हो जाएगा a2 साइन स्क्वायर फाई। ये a2 स्क्वायर को बाहर ले लेंगे यहां से, तो बताओ क्या बचेगा, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 कॉस फाई प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा a2 स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई क्या होगा 1 होगा, आइडेंटिटी। देयरफॉर a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 कॉस फाई। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया। इसके केसेस मैं आपको कल करा दूंगा, लेक्चर बहुत लंबा हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसके केसेस जो है और न्यूमेरिकल जो है, दो न्यूमेरिकल दिए हैं, वो दो न्यूमेरिकल और इसके केसेस मैं आप लोगों को कल करा दूंगा। सब समझ में आया, क्या क्या पढ़े आज बताओ। कहाँ से स्टार्ट किया था, फेज डिफरेंस, यहाँ से स्टार्ट किया। फेज का फॉर्मूला देख लिया, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। ठीक है, इन जनरल तो प्लस और माइनस लग जाएगा उसमें। फिर उसके बाद फेज डिफरेंस का फॉर्मूला डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी इनटू टाइम डिफरेंस। क्लियर हो गया, ऐसे याद करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ा था, पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल एक्सेलरेशन। पार्टिकल वेलोसिटी इज ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। समझ में आ गया। और अगर अपन पार्टिकल वेलोसिटी वेव वेलोसिटी को रिलेट करना चाहते हैं तो v पार्टिकल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v वेव इनटू स्लोप ऑफ y एक्स कर्व। ठीक है, क्लियर हो गया। और क्या पढ़ा इसके बाद, मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए ओमेगा स्क्वायर। और उसके बाद अपन ने और क्या पढ़ा, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा। अगर ट्रांसवर्स वेव को, लॉन्जिट्यूडनल का शायद रह गया है, लॉन्जिट्यूडनल में बता दूंगा, कल कवर कर लूंगा उसको मैं, बहुत छोटा सा पार्ट है वो भी। तो ट्रांसवर्स वेव जाकर के जब रिजिड बाउंड्री को टकराएगी तो क्रेस्ट का ट्रफ बनेगा, ट्रफ का क्रेस्ट बनेगा। और ओपन एंड को टकराएंगे तो क्रेस्ट का क्रेस्ट आएगा, ट्रफ का ट्रफ आएगा। तो जब रिजिड को टकराएंगे तो फेज रिवर्सल होगा, ओपन बाउंड्री में फेज रिवर्सल नहीं होगा। उसके बाद और क्या पढ़ा आगे बोलो। रेयर डेंसर मीडियम क्या होता है वो बता दिया, जिसमें रिलेटिवली स्पीड ज्यादा होगी वेव की वो रेयर है, इसमें कम होगी वो डेंसर है। समझ आता है। आगे कहानी और क्या है, सुपरपोजिशन मतलब बेसिकली मिक्सिंग ऑफ वेव्स। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल याद कर लेना, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, याद कर लेना। उसके एग्जाम्पल, उसका एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया मैंने, और अभी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी निकाल करके दे दिया है। क्लियर हो गया, इसको कॉपी कर लो। बाकी इसके केसेस और न्यूमेरिकल कल कराऊंगा, और मोस्ट प्रोबेबली कल मैं स्टेशनरी वेव्स ऑन कर दूंगा। स्टेशनरी वेव को मिनिमम मेरे हिसाब से 3 दिन तो जाएंगे, 3 दिन लग जाएंगे इसको करने के लिए। पता नहीं हम लोग इस वीक के एंड तक बीट्स पे पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, समझे। ये चैप्टर बड़ा है, टाइम लगेगा इसको। ठीक है, क्लियर हो गया, चलो।